आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उत्तर प्रदेश का लखनऊ अगर एहतराम की इंतहा है तो कानपुर कैजुअल पने का कारखाना। यहाँ के लहजे में ही चीज़ों को कैजुअली लेने की खनक है। मुख सुख यहाँ प्राथमिक है। कितनी को कितनी, पहले को पहले, बहुत सही को बहुत सही, कर लो को कर लो, खेल रहे हो को खेल रहे हो जैसे वाक्यांश इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। आप क्या कहना चाहते हो? चाहते तो पूजा पाठ कराने वाले पंडित जो होते हैं ना, तो आमतौर पे वो किस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं कि अब अक्षत लीजिए, अब जल अर्पित कीजिए। लेकिन खालिस कनपुरिया पंडित होगा तो मंत्र पूरा करके वो कहेगा अब पानी ढीलो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी ढीलो के स्ट्रेट फॉरवर्ड देहातीपन ने जल अर्पित करने की संभ्रांत भाषिकता को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया है। कानपुर का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी समय की अपनी भाषा होती है, और ये शहर जो है वो भाषाई शुद्धतावाद की चमकीली जकड़न से मुक्त है, आज़ाद भाषाविदों का शहर है, और ये दशकों से नाकारा उम्मीदवारों को एक नारे से खारिज करता रहा है कि आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। देश में चल रहे चुनावों के संबंध में सबसे निहिलिस्ट नारा यही है। इसी को याद करते हुए शुरू कर रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ 3 ताल का 71वां एपिसोड। जय हो, जय हो, जय हो। ये वाजपेयी जी क्या कानपुर से है? कानपुर में अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े हैं? हाँ। आज जो सुंदर कांड कर रहे थे। हाँ, तो जो छैहट उन्होंने सीखा है अपने जीवन का वो कानपुर प्रदत्त है। और मुझ में भी जो छैहट दिखता है उसका वजह यह है कि ग्रेजुएशन मेरा भी कानपुर विश्वविद्यालय का है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। जिस नारे का आप जिक्र कर रहे थे वो सुचितापूर्ण नारों में सबसे नीचे के सोपान का है। इसके बाद में संवैधानिक नारे शुरू होते हैं जिनमें से एक का भी चित्रण, वर्णन या उच्चारण यहाँ उचित नहीं है। हम यहाँ नहीं कर सकते। ठीक बात। अब वोट डाल दिए बाबा। वोट उत्तर प्रदेश में 12 साल की उम्र में 200 वोट डाले थे। जीवन भर का कोटा पूरा हो चुका है उसी कानपुर में बिल्हौर लोकसभा सीट के लिए। तो आपका तो यहाँ नहीं होगा वोट, आपका तो झारखंड में होगा। मैं वोट नहीं डालता। अच्छा, आप तो डालते हैं, आप तो बता चुके। भाग नहीं लेता प्रक्रियाओं में। अधिकतर लोग लोकतंत्र में भाग इसलिए लेते हैं क्योंकि लोकतंत्र में भाग लेना मजबूरी है, वरना एक बड़ी आबादी लोकतंत्र से भाग लेना चाहती है। पैदल भी चल रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा था कि चुनाव की गर्मी की तो बात होती है। पिछली बार जैसे हम लोग बैठते थे यहाँ, जो आमने सामने मफलर लपेटा हुआ है, जैकेट है। हाँ। अब की बार लेकिन गर्मी आ गई, गर्मी का एहसास। हाँ, एकदम गर्मी हो गई आज तो। मतलब दोपहर में जब भोजनोपरांत मैं विटामिन डी खाने के लिए बाहर निकलता हूँ इस बिल्डिंग से, आज तक के प्राचीर से, तो बड़ी आनंददायक सुखमय सुनहरी धूप रसास्वादित होने के लिए उपलब्ध रहती थी। आज भाई साहब लग रहा था कि एकदम कंटाप मार रहे हैं सूर्य देवता। 2:30 बजे तो टन टन कनपट्टी पे लग रहा था, एकदम पाव पाव की आवाज आ रही थी। और सुबह कंफ्यूजन का समय होता है कि आप उसमें हम लोगों ने चर्चा क्या की कि आज धूप तेज है लेकिन आजकल लू नहीं चलती है भाई साहब, झेला जा सकता है। हाँ। अभी तो इंतजार करिए, आगे नहीं, मतलब गर्मियों में भी लू नहीं चलती, वो बात थी। इब्तिदाई गर्मी है। तो हमने कहा कि हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना वैसे वैसे गर्मी लगेगी। नहीं तो लोगों की एक आदत होती है कि खारिज कर देना जब तक सामने ना हो। अरे यार, आप लोगों को ना यूपी वालों को हरा दिया इस बार गर्मी में। यूपी का इलेक्शन मतलब बस सबसे ज्यादा गर्मी यूपी में होती है। पंजाब ने ठंडा कर दिया, सारा फोकस पंजाब पे चला गया है। नहीं, मीडिया का सारा फोकस पंजाब पे चला गया है। ये तो ठंडा हो गया है। किसी को नहीं पता यूपी में। आप पूछ लीजिए मुख्यमंत्री पंजाब का नाम क्या है, लोग बता ही नहीं पाएंगे। आप ये पूछ लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी से किसको मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाया गया, डिब्बा गोल है, किसी को पता नहीं है। लाइमलाइट तो बस योगी जी का कौन सा मीम बन गया है, झांझ पे कौन सा गाना फिट किया गया है, शिवपाल को क्यों कुर्सी नहीं मिली है, हाथी कहाँ हेरा गया है रेत के पठारों में, इन सब के ऊपर आप आद्योपांत सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरकांड,
वो दिल्ली का फोकस थोड़ा पंजाब पे हुआ है, लेकिन दिल्ली उत्तर प्रदेश हमेशा में अरे सब लोग यूपी कर रहे थे। दिल्ली को यूपी, हमेशा से अखिलेश। भेंग की बीमारी रही, मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी पे जो फोकस हो गया मामला, उसकी वजह से हो गया कि पंजाब में कैसा मुख्यमंत्री होना हाँ, चाहिए, नेशनल खालिस्तान सिक्योरिटी और- मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होबे करते हैं। क्योंकि रोचक और चौचक दोनों अभी पंजाब में है। यूपी में एक्चुअली इतना लंबा भी है ना यूपी, चरण ही ताऊ चरण है। ने यूपी से ज्यादा समय पंजाब में व्यतीत किया है। अभी पिछले दिनों पंजाब की 2500 शब्दों का एक लेख ताऊ ने पढ़ के हम लोग को प्रूफ रीड करके वो सही करके दिया कि देखो यहाँ पे नाम गलत लिखे। हमने कहा वाह गुरु, यूपी कॉपी तो कभी आप इतना इनायत नहीं बख्शे। नहीं, यूपी में गलतियां भी लोग नहीं करते ना। लेकिन पंजाब में ताऊ का क्या था, हर शहर में एक कमरा होता था इनके पास। लुधियाना फलाना होटल, जलंधर का ढिमकाना होटल, सब में एक में चरण पादुका है, एक में तौलिया है, एक में कैप है, एक मफलर है। लेटेस्ट वाले जो सबसे नया होटल था, सबसे नया, क्योंकि सबसे उसका नया होटल तौलिया- में 3-4 तौलिया चीजें सुविधा होती है। तौलिया नया होता है, चादर नहीं होती है, कारपेट महकौवा वैसे नहीं होता। तौलिया बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स है सबसे महत्वपूर्ण। होटल्स को चुनने के हाँ, मैं जब छोटे कस्बाई शहरों में जाता हूँ, 3 टियर सिटीज में, मान लीजिए कि हम किशनगंज चले गए, अररिया चले गए, चुनाव है, रात में वहीं रुकना है, तो हम होटल का नाम देख के सिलेक्ट नहीं करते हैं, कमरे में घुस के तकिया सूंघते हैं कि खोपड़ी नीचे रखने लायक है कि नहीं। पता चले रात भर में इतना अमोनिया सुंघा दी कि सवेरे पंडित जी नहीं रहे। तो मैं सच में मैं बता रहा हूँ कि तौलिया तो फिर भी अपने पास, लेकिन तकिया लेके नहीं चल रहे हैं। मैं तकिया सूंघ के होटल तय करता हूँ कि तकिया सूंघने सर रखने लायक है कि नहीं। ये वैसे बढ़िया है ये। अगर मैं apply तकिया करूंगा। सही है तो रात यहीं कटेगी, अगर तकिया सही नहीं है तो आप सोने का कमोड लगा रही है। हमारी कोई रुचि नहीं है अपना एजार बंद खोलने की, एकदम नहीं। लुधियाना में हमारे ऑफिस में ही होटल था और बठिंडा में एक होटल में सिनेमा था। अच्छा, अरे तो वही होटल करते थे, जाके वहां पे बस सब काम वाम करके आए, रात के 12 बजे मतलब 9-10 बजे जो लास्ट शो था उसको पकड़ के होटल से निकले, अपने कमरे में गए, सिनेमा से निकल के अपने कमरे में गए। वाह। बहुत आनंद था उसमें। अच्छा, पिछली बार हमने ये तय किया था कि महाराष्ट्रियन थाली से शुरुआत करेंगे। बहुत बात पंजाब की हो गई, देखिए। हाँ, तो वही है। बहुत ओरहान भी दिया और पामुक भी दिया है हाँ, नितिन ओरहान थेटे पामुक ने। दोनों हो गया। हाँ, तो बार बार विषय टल जाता था। नितिन थेटे अपने लिसनर हैं, नागपुर ग्रामीण के वो रहने वाले हैं। वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्रीयन थाली पे, भोजन पे बात हो। और पिछले बार इन्होंने छेड़ा भी था बेबाक बुधवार में कि बड़ी हैरानी हुई कि आपको 3 ही चीज़ों के नाम मालूम है, पाव भाजी और वड़ा पाव और मिसल पाव। आपके पसंद का भोजन, महाराष्ट्रीयन भोजन, बाबा आपने कहाँ खाया और क्या खाया था? महाराष्ट्रियन भोजन में जो सबसे बेहतरीन भोजन है वो 3 लोगों के घरों का है। और मैं ये कोई अध्ययन अध्यापन के आधार पर नहीं बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर चीजें बता रहा हूँ। और तीनों मुंबई और आसपास के परिवारों में खाने को मिला, या फिर पुणे में। तो कोंकणी ब्राह्मणों के घर का जो शाकाहारी थाली है, अच्छा, उनको बनाने बरतने की जो शैली है वो, और कोंकणियों के यहाँ ही मछलियों को बनाने बरतने की जो हाँ, वो तो शैली सी है, फूड वो। के लिए कोंकण ज्यादा मशहूर है। दोनों तरह की चीजें। तो एक तो ये रोचक है। दूसरा, मराठा ब्राह्मणों के घरों का जो पुणे स्टाइल, पुणे स्कूल भोजन है। मतलब मैं मुंबई जाता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ जंगल में आ गया हूं, यहाँ कुछ खाने को नहीं है। और पुणे जाते हैं तो आनंद आता है। और तीसरा जो है वो पारसियों का खाना है, जो मुझे मुंबई में पसंद है। तो पारसियों की बेकिंग से लेके मिठाइयों तक की जो पूरे की पूरी इम्प्रोवाइजेशन है और जो उसमें डिशेस हैं वो कमाल की है। आप विदर्भ वाले एरिया में आए तो आपको बहुत लंट खाना मिलता है, मतलब सूखा एकदम उस तरह का खाना कि रोटी है, सब्जी है, उसके साथ सेव है, इस तरह की चीज़ें। तो वो भी शिफ्ट एक समझ में आता है। एक खाना जो मेरा बहुत प्रिय रहा, और मुंबई से इसलिए मैं दुखी होता हूँ क्योंकि मुंबई में आप कहीं भी या तो स्नैकिंग है चलते फिरते आम लोगों के लिए, और या फिर घूम फिर करके वही गुजराती थाली है जिसमें केवल एक मोदक रख के उसे मराठी बना दिया जाता है। गुजराती और मराठी फूड में, या इवन मध्य प्रदेश में के फूड में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। मालवा का प्रभाव इन तीनों जगहों पे बहुत व्यापक है, और वो राजस्थान तक है। दाल बाफले, हाँ, तो जिसमें चने का प्रयोग बहुत बहुतायत है, और चने के प्रयोग के साथ साथ मीठे का प्रयोग, मिर्च का प्रयोग, और उनको लेके उनके इर्द गिर्द बनाई गई सब्जियां जैसे सेव की सब्जी, गट्टे की सब्जी, इस तरह की चीजें। लेकिन एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सांबर इडली, सांबर वड़ा आप लोग खाते हैं, उस सांबर के उद्भव की जमीन भी मराठा है। हाँ, और सांबर बनाने वाले लोग मराठे हैं, जो जब तंजौर गए तो वहां पे सांबर लेके गए
और सांभर वहाँ पे फिर और विकसित होता है। तो दक्षिण के खाने पे जो द्रविड़ियन खाने पे प्रभाव है वो कमाल का है। नारियल का प्रयोग भी वो आप पाएंगे कि मराठी की बेल्ट से ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो पूरी बेल्ट है, तो जो उपलब्ध चीजें हैं उनका डोमिनेंस है। जैसे मिलेट्स का बहुत व्यापक अस्तित्व है, राइस है तो राइस की डिशेज हैं। उसी महाराष्ट्र में एक बड़े हिस्से में राइस नहीं है क्योंकि पानी नहीं है, तो वहां पे फिर बिल्कुल आपको सीरियल्स और मिलेट्स का प्रभाव ज्यादा मिलेगा। तो वही महाराष्ट्र आपको हरियाणा जैसा ड्राई खाना भी खिलाता है और वही महाराष्ट्र आपकी थाली को सी फूड, कोकोनट और राइस से भर देता है। जूसी। सबसे प्रिय चीज मेरी जो दक्षिणी भोजन में है वो है पूरन पोली, और उस आनंद को भी भोजन में लाने का श्रेय मराठा कुजीन को जाता है। मैं वो जो बार बार बोलता हूँ, मेरा बोलने का मन कर रहा है, मला पुरणपोळी खूब आवडते, तुला बनवता येता का? अच्छा, एक भुना हुआ मसाला चोलापुर से मेरे पास कुछ मित्रों के माध्यम से पहुंचता रहता है। ओके, चिकन का, मटन का, हाँ। और वो एकदम डार्क काला पिसा भुना मसाला है, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है। बर्तन में घी या मूंगफली का तेल दो, या हम तो तिल के तेल में बनाते हैं। मूंगफली का तेल अपने को बहुत जमता नहीं है, लेकिन मेरे हाथ की एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रिय है लोगों के बीच में, वो है मेरे हाथ की दाल। अरहर की जो मैं दाल बनाता हूँ, उसको खाने के लिए लोग कलकत्ते से, मुंबई से फ्लाइट लेके आते हैं मेरे घर कि बाबा दाल खानी है। बनारस से आता है कोई, कहते बाबा दाल खानी है। बाबा की दाल में क्या है? हाँ। जिद में अड़ गए रात में। हाँ, और हमने अगर पनीर बना दिया है उस दिन, या हमने कुछ गोश्त पका दिया है, तो कहेगा कि यार बाबा खाना नहीं खिलाया आपने। तो हम कहें क्यों भैया, ये तो बनाया इतना, दाल खानी है। तो दाल खानी है। उस दाल में मैं एक प्रयोग करता हूँ जो उत्तर भारत में किसी भी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर सकता है, कि उस दाल के बघार में एकदम सामान्य उत्तर भारतीय दाल बनती है, उसमें कुछ एक चीजें हैं जो मैं डालता हूँ। जैसे मेथी मैं छौंके में नहीं डालता हूँ, मेथी मैं कुकर में दाल चढ़ाते समय डाल देता हूँ, मेथी के दाने। तो उससे एक टैंगी बिटरनेस कहीं दूर पे सजेशन की तरह दाल में रहता है, और वो कड़वी दरदराहट, करकराहट कभी दांतों के नीचे आती नहीं, जो तड़के में मेथी डालने पे आ जाती है और मुंह कड़वा हो जाता है। तो मेथी के सारे गुण भी ले लें, स्वाद भी ले लें, और मुंह भी कड़वा ना हो, इसकी एक विधि है, शून्यांक की विधि। बहरहाल जब मैं तड़का लगाता हूं तो सारे उत्तर भारतीय छौंके के साथ साथ जो दो चीजें उसमें जरूर होती हैं दाल के छौंके में, वो होता है करी पत्ता और एक मुट्ठी मूंगफली का दाना। और वो मूंगफली का दाना और पूरा छौंक एक साथ घी में भुना हुआ छन्न से जब दाल में छौंकाता है, और भात पे चमचे से, कलछुल से डाली गई दाल को जब सान के आप खा रहे होते हैं, और दूसरे तीसरे कोर में फिर धीरे से एक कुरकुरा मूंगफली का दाना आता है, तो आनंद आता है। ये मैंने एक मराठा परिवार से सीखा, दैट क्रंच इन माय दाल, लेंटिल्स, ना, ये मराठा परिवार से, ये मैंने एक मराठा परिवार से सीखा। और ये जो चोलापुर वाला मसाला है, इसका तो वही है कि गोश्त को हल्का सा भूनिए, जब गोश्त अपना पानी छोड़ दे, वो कह दे कि भैया माफ करो, हम पसीज चुके अब, है ना। और वो जब बर्तन के किनारे पकड़ना शुरू कर दे, तेल किनारों पे कुछ रेशों के साथ मटन के चिरचिर चिरचिर करने लग जाए कुकर के तल्ले में। वैसे नॉलेज अच्छी हो तो भोजन आपसे संवाद करता है। हमसे नहीं कहता कभी कुछ भी। अगर खाना मुझसे बात न करे, मटन जिंदा होके बात मैं मरी हुई चीजों को पकाता नहीं भाई साहब, है ना। तब उसमें ये मसाला डाल करके और घी दे करके उसको आपको 3 सीटी देनी है, 10 मिनट सीजने देना है, और तब उसका भात के साथ आनंद है। तो ये जो शोलापुर वाला जो मसाला है, ये भी है। तो महाराष्ट्र के खाने की बहुत अव्वल चीजें हैं। जो हमसे थेटे भाई ने सवाल किया है, उन्होंने ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि महाराष्ट्र के खाने के बारे में धारणा प्रायः लोग बनाते हैं स्ट्रीट फूड मुंबई वगैरह के से। खाने से, और मुंबई का खाना सबसे वाहियात है इस संदर्भ से, क्योंकि वो भागते दौड़ते जुते हुए बैलों का खाना है, जिसके पास बहुत गुंजाइश नहीं है, उसको पागुर करते करते ही कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन निगल लेना है। व्याकुलता में वो जो परसेप्शन है ना, उसने सत्यानाश काट दिया। तो मराठी खाने में बहुत वैरायटी है, और आप इस तरफ अगर बढ़ जाएं, एलिफेंटा से मेरे ख्याल से 2 या 3 नॉटिकल माइल्स और आगे एक वाइट सैंड का बीच है, एक छोटा सा टापू है, जहाँ पे मेरे ख्याल से कोरलई डायलेक्ट बोलने वाली कुछ 13-14 परिवार बचे हैं, जो कि एक्चुअली महाराष्ट्रियन और पोर्चुगीज का मिक्स है।
मैं अब से कोई 18 साल पहले उस गांव में कुछ इंटरव्यूज़ करने गया था, और क्या पतली तरी लाल मिर्च वाली और उसमें पकाई गई सूखी साबुत मछलियाँ चावल के साथ बहुत ही अद्वितीय टेस्ट। लगता ही नहीं कि ये मतलब ये मुंबई के आउटस्कर्ट्स पे, मुंबई से कुछ 1.5 घंटे के फासले पे स्टीमर से इस तरह का खाना पक रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार अनुभव है। मुंबई के खाने में पारसियों का खाना अच्छा है, कोंकणी परिवारों का खाना अच्छा है, बाहर का खाना 2 कौड़ी का है। लेकिन ये बात मैं बनारस के लिए भी कहता हूँ, जैसे मुंबई में आपको बाहर अच्छा खाना नहीं मिल सकता, वैसे बनारस में भी नहीं मिल सकता। हेल्दी तो एकदम ही नहीं मिलेगा। और मुंबई में जिन लोगों को अच्छा लगता है खाना, वो बहुत सारे मुस्लिम आउटलेट्स हैं जहाँ पे मोगलिया खाने की डिशेस को उन्होंने अपने तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया है। उनमें वैसा ही टपकता हुआ तेल, वैसे ही उठती हुई झार, वैसे ही पौते हुए मसाले और वैसे ही कटते हुए पीसेस, वही पुराना तरीका है। एक चीज़ है कि महाराष्ट्र दरअसल एक बहुत रिजिड राज्य है। वहाँ पे हर जाति बहुत रिजिड है। मछुआरा अपने संघर्ष की वजह से रिजिड है, ब्राह्मण अपने इतिहास की वजह से रिजिड है। आप कभी मराठी पंडितों से बात कीजिए और उनसे कहिए कि आप उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं, तो आपको ऐसे कहेंगे हाँ 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 हो सकता है। ऐसी हेयता से आपको देखते हैं ना, ऐसी हेयता से आपको देखते हैं कि शुद्धता तो आप में है नहीं, आप नाम के हैं बाजीराव तो हम ही हैं तो वो संकट जो है वो बहुत विचित्र है। ये रिजिडनेस आपको वहाँ पे स्वाद में भी दिखता है, भाषा में भी दिखता है और उनके तरीके में भी। ताऊ, नॉनवेज का तो आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं महाराष्ट्र म्हणजे मटन बस, और मैं कुछ नहीं जानता। मैं कभी भी ढाबों में यहाँ वहाँ मटन प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं चिकन खा लेता हूँ, मटन प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होता है कि ढाबे में, चूंकि ढाबे में जल्दी जल्दी बनाने की परंपरा होती है और मैं मानता हूँ कि मटन जल्दी पक ही नहीं सकता। कोई लोचा होगा, जैसे बना के रखा होगा, फिर उसको थोड़ा इधर उधर तड़का वड़का मार देंगे। पर मैंने चिपलून में, कोंकणी, मैं गोवा से बस में आ रहा था और रात में वहाँ रुका, और वहाँ पे बस ने ढाबे के सामने रोका और वहाँ पे हमने रिस्क लिया। और तब से मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र ही आनंद है जीवन का। महाराष्ट्र माने मटन। फिर खानदेशी मटन खाया, पुणे, सतारा, कोल्हापुर का काला, एकदम मतलब लिटरली ब्लैक मटन, लिटरली ब्लैक, जिसमें कि नारियल जला के डालते हैं। हाँ, भून के। हाँ, जला के, नारियल को जला के। अच्छा, व्हाइट रहता नहीं, वो काला हो जाता है जब जल के। नहीं, मतलब मैंने देखा है जो चेट्टिनाड का स्टाइल है नहीं, वो नहीं, महाराष्ट्र तक है कि नारियल को ग्रेट करके इतना भूनना है कि वो डार्क चॉकलेट कलर हो जाए। उस नारियल को ग्रेट नहीं, हाँ, नारियल को सीधे आग में डाल के सहित, हाँ, खपरे तो बोलते हैं उसको, हाँ। उसको जला देते हैं और उसका एक अलग मजा है। मैंने जो आप औरंगाबाद में मटन खाया, हाय हाय, हमने भी खाया है। हाँ, मैं चकित रह गया कि इतना कॉलेज के इर्द गिर्द वाला मामला, इतना डिफरेंट है मटन औरंगाबाद का कोस्टल रीजन से। फिश तो ऑब्वियसली कोस्टल स्टेट है, तो फिश आपको बहुत तरह के मिलते हैं, पर मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र मटन प्रदेश है, मटन राष्ट्र है। और इस देश के मटन प्रेमियों के लिए आप ट्रैवल करें सड़क से, बिल्कुल। खास दूसरी बात जो मैं सबको कहूंगा कि यार वो पूरन पोली, मुसल पाव, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये सब तो मुंबई का खाना है। आप अगर ढाबे से प्रभावित हैं और ढाबे के खाने को देखना चाहते हैं, आप महाराष्ट्र जाइए। एक तो पूरे देश में ना एक बीमारी है, जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ चले जाइएगा, चंडीगढ़ से अमृतसर चले जाइएगा, ढाबे जो है ना शुद्ध वेजिटेरियन होते हैं, वैष्णव ढाबे ही होते हैं जनरली, आपको नॉनवेज नहीं मिलता। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, वहाँ भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको नॉनवेज सब सर्व करने वाले ढाबे मिल जाएंगे। वो इन ट्रक वालों पर निर्भर नहीं है जो हरियाणा के हैं या पंजाब के हैं। नहीं, फैमिलीज जाती हैं ढाबे पे, हाँ, महाराष्ट्र में। और बेहतरीन खाना जिसको खा के आप नमन कर लो। आप कभी नागपुर से मुंबई आओ जाओ या पुणे से मुंबई आओ जाओ, रास्ते में जो ढाबे हैं और उनके पास जो वैरायटी है मेन्यू में, वो आप देखें और आप अपने यहाँ देख लें, है ना, पनीर कढ़ाई, इतने में मुझे याद नहीं है नाम, ऑब्वियसली बहुत दिन हो गए, पर पुणे मुंबई के बीच में जो है ना इतनी लंबी है भाई साहब। पुणे मुंबई के बीच में चिकन का भी मैंने एक जगह चिकन खाया था, वो भी मुझे याद है उस वक्त ढाबे में। तो और दूसरा क्या होता है, ढाबे वहाँ ना इसे कर्मचारी नहीं चलाते, जनरली ढाबे वहाँ परिवार चलाते हैं, जिसमें महिलाएं भी होती हैं और मतलब परिवार के लोग उसमें योगदान देते हैं। तो मोस्टली कई तरह के हैं ताऊ, होम वाली रेसिपी का आनंद भी आप ले सकते हैं, जो मशहूर टाइप के हैं जिनके नाम मिलते हैं। एक
तो आपको बहुत ही मैं उस सड़क पे नहीं गया तो मैंने उस पर खाया नहीं है। मुबारक ने लल्लन टॉप के लिए एक ढाबे को कवर किया था और मैंने वो पूरा देखा था वीडियो। हाँ वीडियो। वो पूरा वीडियो देखा था सिर्फ इसलिए कि उसमें भी मटन था। हालांकि तुलसी का एक पौधा, तुलसी का पिंड भी जिसको बोलते हैं, वो बीचों बीच था और वहां पे एक साइन बोर्ड लिखा हुआ था कि मटन खाने के बाद तुलसी को ना छुएं। अच्छा। लेकिन उन्होंने वो रखा था। हाँ, तुलसी खा सकते हैं आप रजनीगंधा के साथ, लेकिन तुलसी के पौधे को नहीं छू सकते। हाँ, ये ठीक है। तो महाराष्ट्र एक चीज का जो है मेरा मूल जो है वो में मटन है। जो ताऊ बात कह रहे हैं उसमें मैंने ये वेरिएशन पाया, जैसे बाकी जगहों पे ढाबों का या होटलों का एक कैरेक्टर है कि वहां पे एक सेट होगा, है ना, उसके कुछ खानसामे होंगे, एक स्टाफ होगा और वो होटल या ढाबा चल रहा होगा। लेकिन महाराष्ट्र में वैरायटी है इस मामले में। कहीं पे फैमिली आपको लोगों को खाना सर्व करती मिल जाएगी और उसमें कई जगहों पे लाइव किचन भी होंगे कि मतलब घर की एक आई बैठी है ना, और वो बन रहा है। हाँ, दो तीन चूल्हे जल रहे हैं और उस पर कुछ बर्तन चढ़े हुए हैं एंड शी इज कुकिंग समथिंग और वो आपको फिर खाना सर्व कर रही है। इस तरह का है। बाकी चीजें भी हैं लेकिन आई का भी है। तो आपको वो सब नहीं खाना है जो होटल वाली चीजें, घर जैसा खाना है तो आई के पास से भी आपको आप ऑर्डर करेंगे तो वो चीज़ें भी बन के मिल जाएगी, वो ऑप्शन भी है। कहीं कहीं पे आपको बहुत ही गुजराती प्रभाव वाले, बहुत ही वैष्णव सोफिस्टिकेटेड बना लहसुन प्याज बिना अदरक वाले होटल, उस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। कहीं कहीं पे भयंकर मराठी मिलेगा आपको। और औरंगाबाद और आसपास की बेल्ट में आप पाएंगे तमाम सारे ढाबों में, तमाम सारे इस तरह की जगहों पे आपको वही धोती पहना हुआ और ये अन्ना कैप लगाए हुए आदमी जो है वो आपको खाना सर्व कर रहा होगा। उससे ऑर्डर करते हुए भी शर्म आती कि यार ये कुछ कह नहीं देते, गांधी जी की बात ना कोट कर दे ऑर्डर में, जिंदा कौम है। हाँ, और उसी सबके बीच में एकदम ढिंचैक ढाबे भी हैं, ढिंचैक होटल भी हैं, है ना, जिसके बाहर एकदम 4 गाड़ी रुकी हुई हैं, एक ओपन जीप है, एक मर्सिडीज है, एक ये है, वो है, स्टूडेंट हैं, यंगस्टर्स हैं, है ना, हैपनिंग हैप्पी क्राउड वाला। तो वो कैरेक्टर जो है ना वो बहुत कमाल का है। डेजर्ट का क्या सीन है वहाँ? जैसे डेजर्ट का सीन बहुत श्रीखंड, हाँ श्रीखंड खाया है बस वहाँ का। श्रीखंड भी इधर से ट्रेवल करके गया और श्रीखंड की बेल्ट यही है, ये मालवियों का सब खेल है ना। श्रीखंड की इजाद तो ये सारी चीजें जो है दही और मक्खन को फेंट करके मिश्री के साथ में और फिर उसको बरत लेना, श्रीखंड मुझे परम प्रिय है। मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, और मैं श्रीखंड इतना खा सकता हूँ कि जिसको खा के अत्यधिक शर्करा की वजह से मैं निश्चेष्ट हो जाऊं। श्रीखंड खाने के बाद ना मेरी कनपटी वो ना सुन्न हो जाती है। और अमूल का श्रीखंड आता है आधा किलो वाला। हाँ, ला के रख लो फ्रिज में बढ़िया। मैं तो गुजरात में रहा हूँ, पागल हो गया। ला के कितना रखोगे? रात में होता क्या है 10:30 बजे मन करता है कि 1 चम्मच खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। फिर खुद से कहते हैं सवाल कि 1 चम्मच जो खाया उसमें आधा तो चम्मच में ही लगा रह गया और 1 चम्मच तो दुश्मन खाता है, 1 तो और खाओ कम से कम। फिर होता है कि नहीं, आधा खा लेते हैं, आधा छोड़ देंगे। आखिर में उंगली डाल के उस आधा किलो के श्रीखंड के डिब्बे में पोछा लग रहा होता है। इस तरह से श्रीखंड खाया जाता है। लेकिन वहाँ प्राइमरी मिठाई लड्डू पेड़ा नहीं है, जैसे आपको दुकानों पे लड्डू। हाँ, लेकिन प्राइमरी मिठाई उनकी ड्राई मिठाइयाँ हैं। तो इसको आप शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि ये कोई उत्तर भारतीय या पूरब और उत्तर का पूर्वाग्रह है जो मुझ में है। लेकिन मिठाइयों के मामले में मैं इतना दुराग्रही और पूर्वाग्रही रहा नहीं हूँ। मैं ईरान तक की मिठाइयों को लेकर के और ये कंबोडिया और बाकी जगहों की मिठाइयों तक को लेकर के बहुत मुक्त हृदय से उसके पक्ष और विपक्ष में राय रखता रहा हूँ और बहुत स्नेह रहा है। जो लबाब, जो लचक, जो तरावट, जो तरी और जो द्रव्यता, तरलता आपको उत्तर भारतीय मिठाइयों में मिलती है, वो नभूतो। बंगाल की मिठाइयों में, बंगाल वही मतलब वही बंगाल तक मिठाइयाँ बनारस चल के गई हैं। बंगालियों का अपना कुछ नहीं है ना, बंगालियों की केवल भाखा है। इस पे आएंगी चिट्ठी। हाँ। बंगाली जो धोती भी बांधते हैं वो वैष्णव धोती है, उसको बांधने का स्टाइल वैष्णव है, वैष्णव परंपरा के विस्तार के साथ साथ फैली है। जो भद्र लोग जेब में धोती डाल के घूम रहा है, ऐसा नहीं कि वो बंगाल में थी और बंगाल से बाकी देश में फैल गई। वो वैष्णव परंपरा की धोती थी जो वहां पहुंची, वहां पे अटक गई। और वहां पे इसलिए भी अटक गई क्योंकि बंगाल से लेके माजुली तक चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गर्दा उड़ाया और बहुत वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाया और उसी में मारे गए, कत्ल भी हो गया उनका। बहरहाल अभी महाराष्ट्र पे रहते हैं
और अपने को बहुत वो रायता समझ में आया। एक चीज़ केवल समझ में आई है पूरे मराठी खाने में कि इतना बढ़िया मोदक होता नहीं जितना आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये ओवररेटेड मिठाई है। हाँ, ये भी मोदक मैं मुझे कभी पसंद नहीं आया। कभी मोदक मुझे पसंद आता है जब वो चावल का ना हो, मावे का हो। कि मावे के लड्डू में गरी भर के ऊपर चोटी बना दो, कह दो मोदक, तो हम खा लेंगे। गणपति को मुबारक। हाँ, उनको पसंद है। नहीं, गणेश जी के फोटो के सामने हम लोग के यहाँ इसलिए लड्डू रखा जाता है, मोदक हम लोगों ने कभी फोटो में भी नहीं रखा। कुछ चैतन्य महाप्रभु आपने बोला ना, मुझे एक पुराना एक किस्सा याद आ गया। यहाँ दिवाली पे दफ्तर में अपने कहा जाता है ना कि एथनिक पहन करके आए। हाँ, तो एक सज्जन ना कुर्ता धोती पहन करके पटका लिए हुए और उसको हाथ में लपेट के चल रहे थे। किसी ने कहा, कहाँ चैतन्य महाप्रभु, कहाँ? चैतन्य महाप्रभु की ड्रेस में एक संकट है कि चैतन्य महाप्रभु कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, केवल एक उनके पास अंगरखा अंगवस्त्रम होता था, बाकी वो उघारे रहते थे। उनके गले में तुलसी की माला और चंदन का टीका, बाजुओं पे, वक्ष पे, ग्रीवा पे और यज्ञोपवीत। वैष्णव परंपरा में हम कमर के ऊपर नहीं पहनते थे। सिला कुर्ता हुआ शर्ट जैसा कुछ नहीं वैष्णव होता। परंपरा के दो संकट है, कमर के ऊपर नहीं पहनना है और सिला हुआ नहीं पहनना है। अच्छा सिला दिया। अच्छा सिला दिया तूने टेरी काट का, उसका बना नाप लिया मेरा और सिला बाप का। सुना था ये मैंने बचपन में, बस दूसरी लाइन भूल गया था मैं। अभी एजेंडा नहीं बताया गया है। बहुत सही। चलिए, तो एजेंडे से पहले ही आप इसे ये मान लें कि अभी 70वां चल रहा था, अब हम 71वें पे आते हैं। अरे कौन बता रहा है एजेंडा आजकल? सब न्यूज़ बोलते हैं उसको। हाँ, तो आज जो है अपन बतियाएंगे भजन कीर्तन और रामायण पाठ पर, रामचरितमानस के पाठ पर। प्रधानमंत्री को कीर्तन करते देख करके जो वीडियो उनका आया, जहन में आया कि थोड़ी बात कीर्तन पर की जाए। कीर्तन विधि विधान से किया जाने वाला ऐसा कोई कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड नहीं है, पर वो क्या सिर्फ संगीतमय स्तुति गान है या हमारे समाज में उसकी थोड़ी और अलग उपयोगिता, अन्य मायने भी हैं। और रामचरितमानस पढ़ने के जो तजुर्बे हैं और उसकी जो ट्रिक्स हैं, जो चालाकियां हैं, उस पर बात होगी। बाबा हंस रहे हैं। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां होंगी, मगर पहले एक छोटा सा ब्रेक। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड is not to stop questioning. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आज तक रेडियो पर ताऊ, बाबा और सरदार के साथ आप सुन रहे हैं 3 ताल। प्रधानमंत्री का हाथ एक चीज में कोई नहीं पकड़ सकता, वो है अडेप्टेबिलिटी। और रविदास जयंती जब थी, मैंने देखा बाबा, विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे थे कि गाना याद आ गया। हाँ, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी रंग जैसा। हाँ, क्या बात है। तो वो इसीलिए ऑप्टिक्स में भी अच्छे ना। देखिए आप, रविदास जयंती के दिन विपक्षी नेताओं के ट्वीट आ रहे थे सुबह, रिमेम्बरिंग गुरु रविदास जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। और उससे पहले प्रधानमंत्री का वीडियो आ गया दिल्ली के एक रविदास मंदिर में महिलाओं के साथ बैठ करके कीर्तन करते हुए। और वो वाद्य यंत्र, वो खड़ताल है या क्या कहेंगे वो? हाँ, वो झांझ में आता है। हाँ, खड़ताल स्टाइल, लेकिन है तो वो बजाते हुए, तो चिमटे को इम्प्रोवाइज करके वहां पहुंचे। हाँ, मतलब तो जैसे आप अगर एक्टिविस्ट ना हो किसी पॉलिटिकल धारा के और आम वोटर हो, किसी को भी वोट देते हो, तो प्रधानमंत्री का ऐसे आम फहम दिखना, आम बहुत है इसमें। महिलाओं के साथ बैठ करके वो कीर्तन, हाँ,
तो वो मतलब मैं कीर्तन पे बात करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले मैं ही जा रहा हूँ कि किसी भी प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का भी, उनके पहले मनमोहन सिंह भी रहे या अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, जब हम प्रधानमंत्री को ऐसे आम लोगों के बीच एक आम सी हरकत करते हुए देखते हैं जो हमारे आसपास के परिवार के लोग करते हैं, इसका परसेप्शन पे बहुत सीधा असर पड़ता है क्या चुनावी समय में? देखिए, नरेंद्र मोदी के जो आलोचक हैं वो उसका जो है बदला ले लेते हैं उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे ये वीडियो आती है। ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही है जो वो दोहराते जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखो इसका मजाक उड़ा दिया, इस पे कोई वीटी 2 लाइन लिख दी और हमने तो देखो मतलब लोग हमारे इतने रीट्वीट हो गए, इतने लोग हमको मोदी के इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि मोदी को भी पता होता है, वो प्रधानमंत्री हैं और उनको ये पता होता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। उनका एक एडवांटेज है, वो ये है कि बहुत सारे नेताओं ने ये नहीं किया होगा जो वो करते हैं ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हिमालय पे भी रहे और जो भी बातें प्रचारित की जाती हैं मैं उस पर, इन्होंने ये सब किया हुआ है। जैसे बजाने की टेक्निक, जैसे बाबा को यहाँ सुनते हैं लोग तो सोचते हैं यार बाबा ने क्या क्या किया है लाइफ में, इतने कम उम्र में क्या क्या पैक कर लिया भाई। पर हकीकत है ना, एडवांटेज इनका यही है कि वो दिल्ली में पैदा नहीं हुए, किसी बहुत बड़े घर में पैदा नहीं हुए, किसी बहुत बड़े स्कूल में नहीं गए। उसको लोग समझते हैं एडवांटेज, प्रिविलेज, डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज का सबसे बड़ा। नरेंद्र मोदी या बाबा या ऐसे लोगों का जो कि जिन्होंने हर तरह के रूप देखे जीवन में, उनको तो आप झांझ दे दो बजा लेंगे, उनको क्या है, नगाड़ा दे दो वो भी बजा लेंगे। हो सकता हारमोनियम, बेंजो, ये सब स्किल की चीजें हो सकता है नहीं सीखी हो पर गा लेंगे, है ना। कबीर की 10 लाइनें याद होंगी, रविदास की भी होंगी। आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा है, आप शेली और शेक्सपियर बहुत कोट कर सकते हो सकता बाबा नहीं कर पाए, पर मुल्क तो इंडिया है ना। दिक्कत यही है, यहीं पे राजनेता लोग फंस जाते हैं भाई। ऑलराउंडर जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी गंभीरता से किया हो सकता है उन्होंने हिमालय पर तपस्या भी की हो 1.5 घंटे के लिए, लेकिन की हुई है, एक्सपीरियंस है, तो किया था, एक्सपीरियंस है। कैसा फील होता है बर्फ पे ये उनको पता है, कैसे बर्फ चुभती है आपको ये उनको पता है। लोग क्या सोचते हैं, ये लोग कहते हैं यार कि क्या है ये कनेक्ट जो है ना, ये उनके हाथ का सबसे पावरफुल चीज। देश में घूमा हुआ है तो क्या करते हैं, वो चाय के बागानों के पास होते हैं तो कहते हैं मेरा यहाँ से पुराना संबंध है। अमृतसर में होते हैं, जैसे इमरजेंसी के टाइम में उन्होंने सरदार की पगड़ी लगाई थी, आजकल तो बहुत लगा रहे हैं पर लगाई थी, इमरजेंसी का अनुभव किया था, सरकार के डर से यहाँ वहां छुप कर भाग रहे थे, तो नाखून से भी खून निकले और सीने से भी खून निकले। पर इंजर्ड में तो आप गिने जा सकते हो ना कि मैं भी, हाँ दाढ़ी, आपका दाढ़ी कटराते बनाते हुए खून निकल जाए। हाँ मतलब कई लोग खतना करा के मुसलमान हुए हैं। हाँ तो देश के लिए निकल रहा है ना, आप दफ्तर जा रहे हैं और 2 बूंद खून गिर गया तो देश के लिए काम करने जा रहे थे इसलिए शेव कर रहे थे, नहीं तो बाबा जैसे शेव नहीं करते। तो ये अनुभव बहुत सारे नेताओं को नहीं है। जैसे हमने लालू यादव का मजाक उड़ाया, इस देश ने 15, मैं उनको महान नहीं बता रहा हूं, इस देश ने 15 साल तक यहीं पे बैठे हुए एलीट लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, मजे लिए, उनको एक नमूना, एक कॉमिक फिगर बना के रखा। वो जो बोलते थे ना, वो जिन शब्दों का उपयोग करते थे, आप कहते थे यार कैसा है, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता था जो उनका वोटर था। बिहार के बाहर हो सकता, कभी उनका प्रभाव नहीं रहा, पर वहां पे उनका जो वोटर है उससे कनेक्ट कर सकता है। मोदी की ये जो 2-4 चीजें हैं, ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं होती, अनायास ही नहीं हो जाता, बिल्कुल, है ना। अब जैसे जो लोग सवेरे ट्वीट कर रहे थे कि रिमेम्बरिंग संत रविदास, है ना, ऑन फलाना फलाना ऐसे करके, लेकिन हुआ क्या, मोदी जी गए और वो एक वीडियो बाहर आया और पूरा देश क्या हो गया, रिमेम्बरिंग मोदी ऑन रविदास जयंती। यस, मुझे लगता है कि मोदी के कुछ भी करने के पीछे का जो इंटेंट है, जो अपोजिशन भी नहीं समझ पाया, जैसे ताऊ कह रहे थे, मोदी ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। मोदी ये जानते हैं कि मैं अपने लोगों से कहाँ कनेक्ट देख सकता हूं। उन्होंने उस दिन बहुत चतुराई से दिखा दिया कि आप हो सकता है चन्नी को लेकर के प्रियंका जी बनारस चली जाओ जहां पे रविदास पैदा हुए थे, लेकिन रहोगे तुम आउटसाइडर ही, तुम उसमें जल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो यहाँ वाले हो। मैं देखो इन महिलाओं के साथ बैठ करके मैं झांझ भी बजा लूंगा, मैं कीर्तन भी कर लूंगा। आपने कभी किया है क्या ऐसा कीर्तन? तो अब कंपैरिजन क्या हो गया, एक आदमी दिल्ली की जामा मस्जिद में यूं नमाज पढ़ दे कि मक्के वाले को शर्म आ जाए, और क्या चाहिए आप लोहे की बात करते हो, मैंने लोहा खाया है बस। तो ये जो है, और दूसरा क्या है कि मोदी ये जानते हैं कि जिस दिन पंजाब में और उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां ये प्रयास कर रही होंगी कि वो दलितों के साथ अपना एक कनेक्ट एस्टेब्लिश करें, कांग्रेस पार्टी पुरजोर ये पंजाब में भी दिखा रही थी और यहां भी दिखा रही थी, और
कांग्रेस पार्टी बार बार लोगों को याद दिला रही है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक हमारे ही वोट बैंक थे और हम ही ने इनके लिए सबसे बेहतर किया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है कि दलितों को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाले और दलितों के हित पे सोचने वाले, उनको पहली बार इस लेवल पर रिप्रेजेंटेशन देने वाले हम ही हैं। इस पूरे के पूरे पटाक्षेप में एक व्यक्ति उस दिन भर के बज़ को लूट लेता है। उस दिन कोई और व्यक्ति रविदास मंदिर में है, इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। पर ये चर्चा skill है केवल ना। एक चीज की हो रही है, और वो नहीं होती अगर वो केवल जा करके शीशगंज गुरुद्वारे में जैसे वो अरदास करके मतलब मत्था टेक के आते हैं ना, कि गुरु पर्व पे अचानक से प्रधानमंत्री रकाबगंज पहुंचे, मत्था टेका, उनको सरोपा भेंट किया गया और फिर वो घर वापस आ गए, 3 घंटे बाद कहीं पे भाषण देते नजर आए। तो वो एक कर्टसी वाला हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं, कीर्तन बियॉन्ड कर्टसी, इसलिए वो आ गए कीर्तन पे। और कीर्तन क्या है? कीर्तन एक ऐसी विधा है निरक्षर समाज में जो संस्कृत से दूर रखा गया या रहा, जो अध्ययन से और साक्षरता से दूर रखा गया या रहा, उस समाज में ईश वंदना का जो एक अकेला सबसे सरल सुटेबल सरल माध्यम था वो कीर्तन था। और इसीलिए आपको शिव की प्रतिमा, शिवलिंग, विष्णु की प्रतिमा, है ना, देवी के पिंड, शालिग्राम की बटिया, ये तमाम सारी चीजें आपको तमाम घरों में नहीं मिलेंगी, लेकिन हर घर की महिला ने कभी ना कभी कीर्तन गाया है। कीर्तन जो है ना, प्रतिमाओं से भी ज्यादा रूटेड है। और बड़े घरों से लेकर के ये जो जगराता, नरेंद्र चंचल स्टाइल, लाजपत एंड कैलाश कॉलोनी क्राउड, पश्चिम में वहां से गोरों के लेकर बीच कीर्तन ही तो गया पहले, है ना। हाँ। और ये जो प्रभुपाद वो लेके गए ना अपने इस्कॉन वाले, ये क्या करते हैं? गीता बेचते हैं, लेकिन गीता समझाते किसी को नहीं है। गीता समझाने वाला ओशो था और बेचने वाले इस्कॉन, 2 लोग। एक लाइन होता है कीर्तन में, है ना, आपको ज्यादा सीखने की आवश्यकता कुछ ही नहीं है, किसी राधे, मीनिंग में जाना ही नहीं। राधे, है ना। और आजकल एक ब्लैक लेडी का वीडियो बहुत चल रहा है, राधे राधे वाले पे ना, हारमोनियम पे। प्रधानमंत्री वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं जहां पे वो और बेहतर कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। और यही वो जाल है जिसको प्रधानमंत्री एक कुशल बहेलिये की तरफ फेंकते हैं और विपक्ष अपने फड़फड़ाते परों के साथ इसमें जमींदोज हो जाता है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है, फंसना नहीं, लेकिन फंसता है। तो कोई कुणाल और कोई कमरा अपना कमरा खोल के एक वीडियो एडिट करता है, उसके ऊपर कुछ स्वर लगाता है, और आखिर में जब वो बचता है तो लगता है कि नहीं, हमने तो इसकी ले ली, लेकिन भाई साहब उसने आपकी भी स्पेस ले ली। तो हुआ क्या कि इधर से देखो या उधर से देखो, मोदी ने बीच में अपने आप को एक प्रतिमा की तरह स्थापित किया और समानांतर सापेक्षता के सिद्धांत की तरह पक्ष और विपक्ष ने 2 आईने आमने सामने रख दिए। इससे क्या हुआ? बाएं देखने पे सहस्र मोदी, दाएं देखने पे सहस्र मोदी, रिफ्लेक्शन ऑफ अ कंडक्ट। वाह, बहुत सही एनालिसिस हो गया ये। बढ़िया था। फिजिक्स पढ़े क्या करें। अच्छा, आप लोगों को मतलब आप अगर कभी कीर्तन में गए हों, दुनिया के सबसे बेसुरा, बाय द वे, सबसे बेसुरा अनुभव जो है ना वो कीर्तन का है। और मैं पुराने 3 ताल के एपिसोड्स जिन लोगों ने सुने हैं उन्हें पता है कि मैं कीर्तन के बारे में किस किस्म का पूर्वाग्रही हूँ। ये कीर्तन जो गुरुद्वारों से लेके ठाकुर द्वारों से लेके घरों तक फैला हुआ है, जिसमें एक अदद माइक बाजा घर के बिजली के खंभे से बांध के जहां से लाइन आ रही होती है, और घर तक एक माइक, केवल एक माइक होता है, 3-4 महिलाएं मुंह में लौंग दबा के, दीदी लौंग ले आइएगा, है ना, एक अदद ढोलक, है ना, एक मंगनी का मजीरा, और ढोलक के सामने बैठी हुई एक बिटिया जिसके हाथ में एक चावल दाल या कोरमे की तरी खाने वाली चम्मच। उसके सहारे भाई साहब जो कीर्तन होता है, मैया के दवाने का कोढ़ी पुकारे मैया के, ये जो है ना भाई साहब, मतलब हमको आज तक ये भजन है ना। हाँ, एक भी ठीक आदमी मैया के द्वारे नहीं मिला। आप केवल पीड़ित लोगों की लिस्ट पाएंगे, वो भी एक अंधा पुकारे, कोढ़ी पुकारे, एक पूरे भजन में वो बस ये शब्द बदलता रहता है, केवल शब्द, बाकी सब वही है।
कीर्तन मुझे बहुत प्रिय है। बस क्या हुआ, कीर्तन में बचपन से ही मैंने मुझे भजन प्रिय है, कीर्तन नहीं। कीर्तन देखता रहा मैं, और कीर्तन में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसी के वेरिएशन होते हैं बस। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे मैं एहसास होने लगा कि इसमें अब जो है लोग बोर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, कीर्तन ना वो जारी रहता है कुछ दिनों तक। हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कुछ दिनों तक जारी रहता है, बहुदिवसीय। हाँ, तो वो बंद नहीं हो सकता। तो कीर्तनियों की मंडलियां आती हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करती है। जैसे एक 8 घंटे के बाद थक गया, दूसरी मंडली आई, उन्होंने चालू कर। तो वो जब देखते हैं कि बोर हो रहे हैं लोग, तो फिल्मी गानों पे हाँ, के तर्ज जो है ना उसको बदल देते हैं। अब उस तर्ज पे गाने के बाद जो है, हमें तब तो लगता था बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, कभी कभी पे चला गया, फिर वहां से शराबी पे चला गया, है ना। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यार ये तो गधड़ कर रहे हैं। 50-60 साल पहले गाने थे भी नहीं जिनकी तर्ज पे भजन कीर्तन बनाए जाते। तो कीर्तन मजबूरी भी तो है की मजबूरी ये खराब जो हो गई। और मैं अभी बहुत सारे कीर्तन सुनता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कि सारे ना गोरों के द्वारा गाए गए हैं, गोरों की मंडलियां हैं, इंडियन लोगों की मंडलियां नहीं है जो कि कीर्तन कर रही हैं। ये बहुत ही बुरी बात। मतलब लंदन में अगर आप जाओ, जो सबसे बड़ी कीर्तन मंडली है, जो सबसे प्रसिद्ध कीर्तन मंडली है, वो एक हैरिसन है, उनकी है, जो बहुत पॉपुलर है और बहुत, हाँ, तो कुछ कुछ करते हैं वो, थोड़े वेरिएशन भी लाते हैं। पर कीर्तन हमारे देश में, भजन चूंकि अनूप जलोटा और इत्यादि लोग बहुत पॉपुलर हुए, एक टाइम में भजन जो है वो सब जगह सुनाई पड़ने लगा, और कीर्तन भजन हमेशा से एकल था। भजन की जो पहचान है, कीर्तन सामूहिकता है। भजन भजा गया है किसी के द्वारा इष्ट के संदर्भ में, वो साकार निराकार किसी भी रूप में हो सकता है। कीर्तन या संकीर्तन जो शब्द है वो दरअसल कम्युनिटी चैंटिंग का है, और उसमें ये बहुत रिलेवेंट नहीं है कि एक व्यक्ति के भाव की शुद्धता और परिमार्जितता कितनी उत्तम है। उसमें कलेक्टिव कॉन्शियस जो है, उसमें ग्रामर टूटने का भय नहीं। और ये मतलब कीर्तन ऐसा है ना कि सामूहिक आत्महत्या का खतरा कीर्तन में है, भजन में नहीं। गजल का एक मिसरा ले लो, एक मिसरा पर वो मिसरे ही खत्म, उसी पे कव्वाली हो जाए पूरी। कव्वाली में भी पावर ऑफ रेपिटेशन है, कीर्तन में भी है कि आप तरह तरह से एक ही स्वर को अपने गले से निकालते हैं और किसी आराध्य पर फोकस रखते हुए, और लय हमेशा बहुत सरल होती है। लेकिन कीर्तन की लयकारी बहुत कठिन नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम लोग जब एकल गान और समूह गान की बहस में जाते थे, तो उसमें भी यही होता था कि एकल गान में बहुत वेरिएशन है। जैसे ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, ये मन्ना डे का बड़ा मशहूर गाना है, काबुली वाला का। अब आप सोचिए कि इसको समूह में गाया जा सकता है क्या, है ना। याद पिया की आए, ये दुख सहा नहीं, ये गीत क्या कभी समूह में गाया जा सकता है कि इसको 15 लोग 20 लोग एक साथ गा रहे हैं ना। लगे कि ये कितने पिया हैं यार, कंसंट्रेशन ही नहीं भाई साहब। वो शर्मायन को याद कर रहा है, ये चौपलायन को याद कर रहे हैं, मामला क्या है? बाय द वे, इवन इन कीर्तन जब आदमी तर्ज को थोड़ा चेंज करता है, तो वो एक आदमी चेंज करता है, फिर सारे लोग पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे उस पे आते हैं। कलेक्टिव है ना। आप सडनली कुछ मुर्कियां लेने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लीड सिंगर जब पेस चेंज करता है ना कीर्तन में, तो सब पकड़ते हैं। मैं एक चीज पे और बात करना चाह रहा था, महिलाओं, जैसे बुजुर्गों के लिए हो सकता है वो भक्ति और मुक्ति का हो कि समय नहीं है, बच्चों के लिए भी धमा चौकड़ी का होता है, लेकिन महिलाओं के लिए जो ये घरेलू कीर्तन होते हैं ना, बिना किसी भव्य आयोजन के, घर में किसी के होते हैं बारी बारी से, लेडीज कीर्तन बोलते हैं, उसकी मुझे बड़ी उपयोगिता लगती है महिलाओं के नजरिए से। क्योंकि जैसे घर का काम निपटा दिया, दोपहर का खाना वाना खिला के सब हो गया, शाम का काम शुरू होने से पहले जो 2-3 घंटे की विंडो है ना, वो उनके लिए एक वेंट आउट का स्पेस बन जाता है, जहां वो नृत्य कर सकती हैं, गा सकती हैं, गॉसिप भी कर सकती हैं, और इस बात से बेफिक्र होकर के कि जब वो नृत्य कर रही हैं तो उनकी साड़ी से पेट दिख रहा है कि नहीं और कोई उनको घूर रहा है कि नहीं। बिल्कुल। उस नजरिए से मैं महिलाओं के लिए बड़ी इसकी उपयोगिता समझता हूँ कीर्तन की। जो 3 घंटे आप चुगली या किसी बुरे काम में बिताते, बिल्कुल बोर होके बिताते, चुगली वैसे वहां भी होती है नहीं, पर वो ध्यान तो रहता है ना। 2-3 घंटे अगर बीत गए तो अभी जो है आपको अगर कीर्तन सुनना है तो अभी भी आपके पास उसमें 2 चीजें होती है, दिल्ली के आसपास वृंदावन है। जो कीर्तन होते हैं ना घरों में महिलाओं के, उसमें 2 चीजें होती है। पहले तो शो ऑफ होता है, नहीं, लेकिन शो ऑफ के मैं उसकी भी उपयोगिता समझता हूँ बाबा। सास कहती हैं कि उसमें कोई माइक नहीं होता, कोई माइक नहीं होता। उसमें ताऊ एक अदद लाल साड़ी को बीच में डोर से बांधा जाता है, देव स्थान पे उस डोर को ऊपर बांध दिया जाता है, और उसके बाद में साड़ी के दोनों हिस्सों को 2 तरफ खींचा जाता है। इससे एक पहाड़ नुमा तिकोना बन जाता है। उसे देवी का दरबार या इष्ट का दरबार माना जाता है, और उसके समक्ष प्रस्तुतियां प्रारंभ हो जाती हैं। उनके पास प्राइड लेने के अवसर भी कम होते हैं ना, तो वो वहीं जाकर के ये बताती है कि हमारे बेटे ने हमको
ये वाला फोन दिलाया है। नवरात्रि पे 9 तरह की साड़ियां पहले दिन ही प्रेस करके रख दी जाती हैं कि ये 9 साड़ियां, पर मैं उसमें कोई बुराई नहीं मानता, ये अच्छी चीज है। और ये उनका अपना स्पेस है। हाँ, ये होता है पति इतना बोरिंग है, मिडिल क्लास घरों के पति नुसरत कितने बोरिंग फतेह अली खान एंड पार्टी। भजन गायक होते हैं, कीर्तन मंडली होती है। तो इस देश में बाय द वे आवश्यकता है अभी कि लोग कीर्तन मंडलियां करें। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम छलिया- चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, है ना। श्याम को तुरंत अपने जैसा कैरेक्टराइज करके और खुद उस भाव में आके, और आप फिर वहां से उसको अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो वो कमाल के हैं इस तरह के भजन, है ना। या झूले के जो गीत हैं कृष्ण के और राधा के, झूला डाल के कदम हुआ कि डारी झूले, कृष्ण राधा प्यारी झूले। तो खुद झूल रही हैं, लेकिन वो राधा की कल्पना है या कोई और झूल रहा है और कृष्ण की कल्पना है। तो वो सामान्य मानवी की जब भगवान को भी सामान्य मानवी की बना ले, है ना, वो उसकी आनंद सुंदरता उसमें है। एक है वो भी बहुत पॉपुलर हुआ है पिछले 2 साल में, 2 नहीं हमारे कितने पता यहाँ नहीं, जवाबी छोटो मदन छोटो गोपाल। हाँ छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, है ना। तो उस तरह से कीर्तन की एक जो और खूबी है, खूबसूरती है, वो ये है कि भजन एकल प्रस्तुति रहा है भाषण प्रतियोगिताओं की तरह, कीर्तन जवाबी भी हुए हैं। हमारे एक चचा थे, अब नहीं रहे दुनिया में, उनको गए हुए भी 25 बरस मेरे ख्याल में हुआ चाहते हैं, पंडित दयाशंकर मिश्र। वो जवाबी कीर्तन के लिए जिले और आसपास के जिले में मशहूर थे कि इधर से एक उधर से एक। हाँ, और एक और मिश्रा जी हमारे यहाँ पे हैं, वो अभी भी हैं या शायद इस दौरान निकल गए हों, अभी 2-4 साल से उनके बारे में पता नहीं चला है। तो ये लोग अपना मतलब लौंग वाला पान दोनों कल्लों में दबा के और मंच पे बैठ के, भाई साहब अना ठंडाई छनी हुई है और टीका लगा हुआ है, एकदम पहले निवेदन गणपति महाराज को, है ना, और फिर प्रणाम हनुमंत लाल को, और फिर जो शुरू होता था, और उसमें जो रमना है ना, मतलब भजन में आप सुन के आनंद में डूब सकते हैं, खो सकते हैं, लेकिन उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है उस कीर्तन में, और यही होता है जब आप कह रहे हैं ना कि कीर्तन में क्या होता है। कीर्तन में जो होता है उसको समझने के लिए आपको कीर्तन की विधा शैली में होने वाली एक और गतिविधि की तरफ देखना पड़ेगा, जो है उत्तर भारतीय परिवारों में होने वाला अखंड रामायण का पाठ। उधर ही जा रहा था मैं। हाँ, और कीर्तन क्या करता है? कीर्तन हमेशा 2 लोगों के बीच में एक संवाद बनाता है। एक व्यक्ति गा रहा है, साथ में लोग दोहरा रहे हैं। रामचरितमानस का जब अखंड रामचरितमानस का पाठ है तो उसमें भी यही है कि एक पक्ष ने तय किया है कि सारे ऑड मेरी, सारी इवन तेरी, है ना। तो 1 3 5 7 9 मैं गाऊंगा, बेटा 2 4 6 8 10 तेरी, है ना। जामवंत के वचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय यति भाई, तब लगी मोहि पर ख्यो तुम भाई, सहित को कंद मूल फल खाई। इस तरह के हैं। इसमें फिर वेरिएशन है ना। एक आदमी बीच में, अच्छा हटिए आप बहुत देर से बहुत ज्यादा, विश्राम कर लीजिए, 3 बजे से कोई नहीं है रात में ना, बस आप समझिए सुंदरकांड खत्म हो रहा होगा, उसके बाद लोग नहीं पहुंचने वाले, आप चाहे विश्राम कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, बहुत देर से आप बैठे हैं जीजा, जाइए आप, है ना। फिर आगे बैठ गए। तब तक जो पैटर्न चला था राम हरे रामा, ये था टेक, संपुट जो चलता है। हाँ, अब वो एकदम से आए, है ना। तो वो आए, सिया राम जय जय राम, है ना, जामवंत के वचन सुहाई, सिया राम जय जय राम, ये चल रहा है। अब ये 45 मिनट तक चला, तब तक उधर से घर के बड़े ताऊ जी आ गए दांत खोदते हुए, इतना सब संपुट जोड़ के गाओगे बेटा तो 12 बजे हवन भी होना है, समय से खत्म करना है, लाइन खींचो तेज तो ये जो है ना, उसमें फिर, और आप लोगों को पाएंगे कि कितने सारे गीतों की शैली पे, है ना। वो एक जो बहुत पॉपुलर हुआ था रामायण का पाठ घरों में, है ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव, वो रामायण सीरियल के पहले जो आता था, रविंद्र जैन की आवाज, राम सिया राम सिया राम। रविंद्र जैन ने बहुत कमाल किए हैं और बहुत आग लगाई है दोनों तरह से। राम मंदिर मूवमेंट के टाइम रविंद्र जैन ने ऐसे गीत गाए जिनसे दंगे होने के लिए वो ईंधन का काम करते थे। तो रविंद्र जैन मतलब ऋतु संहार भी है और ऋतु प्रज्ञ भी है, दोनों तरह से, ना। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, शिला की जगह लगा दे प्राण बिठा दे वहां राम भगवान, है ना। पापियों के नाश को
धर्म के प्रकाश को एक नई सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव हर हर। ये रवींद्र जैन के गाए हुए गीत जिनको हम लोग बजाते थे मोहल्ले टोले में घूम घूम के। तो राम मंदिर मूवमेंट का रवींद्र जैन अलग है, उसके पहले का रवींद्र जैन अलग है। नहीं, उसके बाद भी रवींद्र जैन की रचनाएं अच्छी रही। हाँ, उसके बाद भी ठीक रही। तो ये जो है ना मानस में, और इसीलिए इसमें लोग जानते ही नहीं है कि रामचरितमानस के पारायण की जो परिष्कृत विधि है वो क्या है। उस विधि से रामचरितमानस कभी भी 3 दिन से पहले खत्म नहीं हो सकता है। और उसमें विधि क्या है कि उसमें एक व्यास गद्दी होगी और फिर बाकी एक टीम होगी जो पढ़ेगी, और व्यास गद्दी का व्यक्ति किसी एक संदर्भ को सस्वर सेमी क्लासिकल में गाएगा, और वहां से जब वो छोड़ेगा उसके बाद की पंक्तियों को ये लोग भरत के एक लगभग सुगम शैली में ले जाकर के उसको गाएंगे। फिर व्यास पुनः एक बहुत क्लासिकल फॉर्म में कुछ चीज़ों को लेके आएगा। उसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत सारे राग हैं। तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य को सर्वाधिक रस, छंद और अलंकारों से परिचित कराया था। तुलसी को ये श्रेय जाता है कि हिंदी में काव्य परंपरा को सर्वाधिक समृद्ध बनाने का जो श्रेय है वो तुलसी को है। तो चौपाई, दोहा, सोरठा, पंक्तियां, उनका काउंट 16, 13, 13, 16 है ना, और उसमें नए नए तरह के प्रयोग, संस्कृत के एडॉप्शंस हिंदी की तरह और हिंदी के एडॉप्शंस संस्कृत की तरह। हमेशा प्राकट्य जो है किसी भी, जैसे सुंदरकांड शुरू ही होता है शांतम शास्त्रमणिगण्यम निर्वाण शांति प्रथम, वहां से शुरू होता है संस्कृत से। तो पहले एक वो बंद है और फिर उसका जामवंत के वचन सुहाई है। तो इस तरह से चीजें हैं। और बीच बीच में अलंकारों का जो प्रयोग है, बीच बीच में जो रस का जो प्रयोग है, वो उसके पहले किसी ने उस स्तर पे किया ही नहीं है, या उतने परिमार्जित ढंग से नहीं किया है कि उनको अलग से पहचाना जा सके। तो तुलसी की जो विशिष्टता है वो भाषा से ही आती है, और भाषा के साहित्यिक पक्ष के संवर्धन से आती है, परिमार्जन से आती है। उसको बरतना एक अलग चीज है, तुलसी को गाना एक अलग चीज है। लेकिन तुलसी के काव्य में तुलसी को किनारे रख दीजिए, रामचरितमानस को लोगों के बीच में एक धर्म काव्य के रूप में स्थापित करना है तो आपको परिमार्जित होने की अनिवार्यता से और उसके इर्द गिर्द जो एक पूरी व्यवस्था जुड़ी है उससे मुक्त होके जमीन पे आना पड़ेगा, जहां पे लोग सहज सुगम तरीके से उसको गा सके। ये वो जो सबसे अच्छा पढ़ने वाले होते थे गांवों में, 5 गांव में चंद्रभूषण शास्त्री जी के जैसा कोई नहीं पढ़ता। बहुत ख्याति होती थी, बहुत सम्मान से बुलाया जाता था। और जब कभी फंस जाता था कि बहुत डिले हो गया है, जो बड़े उम्र के रिश्तेदारों ने, हाँ, तो 2-3 खींचक होते थे, हम लोग उनको बैठाया जाता था आसपास, और वो हम खुद खींचक रहे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, वो रैप करते थे एकदम। मुरारी बापू करते हैं। मुरारी बापू खुद तो कथा करते हैं, लेकिन एक इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप का शो भी होता है उनका, साथ साथ में चल रहा होता है। अगर बीच में झपकी लेके कोई सो गया है ना तो हम लोग की तड़ी ये होती थी कि बिना रुके 20-25 लाइन बिना सांस लिए हम लोग पहुंच जाते थे। इस किस्म की तड़ी रहती थी, और उतनी देर में उनको कोंच कांच के कि अरे भैया पाठ हुए राग का चाहत। तो उस तरह से जैसे कबड्डी में सांस नहीं टूटती थी, उस तरह से 20-20 लाइन हम लोग खींच जाते थे रामचरितमानस का। और हम लोग का यही होता था, जैसे दिन में हर स्टेशन पे नमस्ते करते चलती हुई ट्रेनें अचानक से रात में 10 बजे के बाद सुपरफास्ट मेल हो जाती हैं। बस रात में वही दायित्व हम लोग को दिया जाता था कि ये जो लौंडे लफाड़ी हैं यही खींच के सवेरे 8 बजे तक रामायण खत्म करने का बीड़ा उठाएंगे बगैर बैमंठी के। और संपुट में, आपने संपुट जो बता रहे थे ना, तो एक तो वो जनरल संपुट है, कहीं भी लगा दीजिए। कुछ होते हैं प्रसंग स्पेसिफिक। तो मुझे याद है एक हमारे यहाँ पंत जी होते थे, वो पढ़ते थे, उनकी 2-3 चीज़ें उनकी बहुत ध्यान से सुनी है मैंने। तो वो इनफैक्ट वो निकाला भी मैंने, जहाँ शिव पार्वती संवाद है ना, हाँ, उसको, उसमें एक संपुट वो लगाते थे, हर्ष विषाद ज्ञान व ज्ञाना कहते हैं कैलाशपति, जीव धर्म अहमति अभिमाना सुनती माता पार्वती। बहुत अच्छा लगता था मुझे। इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये शिव पार्वती संवाद चल रहा है, वो आदमी को बार बार वो स्मरण आता था। ऐसे ही वो सीताराम विवाह का संपुट अलग था। और एक लिया जाता है जो हमेशा आप दोहे पे आने से पहले और दोहे के खत्म होने के बाद उसी से उद्यापन करके शुरू करते हैं। तो जैसे आप सब बंद पूरा पढ़ते चले जा रहे हैं और फिर आप दोहे पे आ गए, है ना, तो
उसके और इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन कैसे हुआ कि दोहा आ गया, तो उसमें होता था। तो उसमें हम लोग का जो सबसे पॉपुलर रहा, क्योंकि हमारे घर के ठीक सामने जो मंदिर है वहाँ पे हर मंगल शनिचर सुंदरकांड पाठ होता था, वहीं से हमको सुंदरकांड की बीमारी लगी। तो उसमें हमेशा जो ये ब्रेक वाला होता था वो होता था विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, क्योंकि शिव मंदिर था और पाठ जो है ये हो रहा होता है। हाँ, तो भाई ठीक है सुंदरकांड पढ़ रहे हैं और हनुमान जी के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन भोले बाबा रोज नाराज ना हो। हाँ, ये बहुत रहता था भाई, है ना। तो ये जो लोग तुमको भी अर्पित कर रहे हैं, मैनेज सबको कर लेते थे। उसमें एक फ्यूजन वो और करते थे, वो जो आप दोहे के ब्रेक की बात कर रहे हैं ना, कि जैसे एक दोहा खत्म हुआ, अगली दोहे के बाद वाली चौपाई शुरू करने से पहले वो एक भजन की एक पंक्ति लाते थे, सिर्फ एक। तो जैसे वो ऐसा कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई, हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। फिर चौपाई शुरू। तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे, वो फ्यूजन था। इतने तरह के वेरिएशन हैं और ये इसलिए संभव थे क्योंकि आप भजन और महाकाव्य को बरतने की परिमार्जितता की जो अनिवार्यता है उससे निकल आए। और रामचरितमानस को आपने संकीर्तन बना दिया, है ना। तो संकीर्तन बनाने से संकीर्तन भी कह सकता था मैं वैसे, है ना। ये लेकिन परिमार्जित जगहों पर ही होता था। हमारे तरफ कीर्तन ज्यादा होते थे और यज्ञ। अच्छा, मानस नहीं होता था उधर? नहीं उधर मानस नहीं है। मानस की जो परिधि है ना वो भैया हरिद्वार से उतर के शुरू होती है, अवध और बलिया, मतलब ये झूंसी पहुंची नहीं, प्रयाग पार की नहीं। मानस क्या होता है सब उधर ठीक है अपना। आजकल नए फैशन है, जैसे हमारे यहाँ भी शुरू हो गया, हमारे घर में परिवार में भी हुआ है, वो ये है कि ओम नमः शिवाय का अखंड जाप। अब 24 घंटे तक बैठ के लोग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दूसरा आदमी कुछ तो इसमें क्रिएटिव करो। हाँ, ये तो थोड़ा भयंकर बोरिंग है। हमारे घर से 1 किलोमीटर पे 1.5 किलोमीटर के फासले पे सई नदी और उसके बगल में मर्चरी रायबरेली का हुआ करता था, वो स्थानांतरित हो गया। और उस मर्चरी के ठीक सामने एक मंदिर, और मंदिर में हनुमान जी और वहाँ पे एक महंत। अब वो महंत बाबा कैसे, मतलब वहाँ पे मर्चरी के सामने रहना रात में सरपत और जंगल में जहाँ पे, और नदी के किनारे, थोड़ा आसान काम नहीं था भाई साहब। वहाँ पे 2-3 साल तक अखंड ओम नमः शिवाय का जाप चला था हमारे घर के पास, और लोग आते रहते थे, लाउड स्पीकर से सुनाई देता था रात के टाइम में, जहाँ पे कि हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण मंदिर है, गीता देवी मंदिर बोलते हैं उसको, स्कूल है, वहाँ पे चलता ही रहता है। वहाँ पे कम से कम एक आदमी वो गाता रहता है, आज से नहीं 55 जो गाने वाले होंगे वो बूढ़े हुए होंगे, एक आदमी वहाँ हमेशा गाता ही रहता है। वाह, कोई न कोई मोहल्ले से यहाँ से वहां से आकर के एक आदमी गाता ही रहता है। अखंड जिसको बोलते हैं ना, एक तो हमको कभी समझ में नहीं आया है कि 108 होता है ना, 108 और 1008। तो 108 को अगर 10 बार करना है तो 1080 होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं श्री श्री 1008, श्री श्री 10,008, लेकिन 8 ही होना चाहिए एंड में, 880 नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स कितना लगा हुआ है, सोचो कितनी प्रोडक्टिविटी उसमें जा रही है। लेकिन कितने छयहट लोग थे। आप ये सोचिए ना कि मतलब आज भी आपको सबसे विकृत रूप देखना है भारतीय समाज का, तो शहरों की तरफ मत देखिए, गांव की तरफ देखिए। जितनी राजनीति, जितनी लंपटता, जितना चारित्रिक हनन, जितनी कुंठाएं, जितनी ईर्ष्या, जितने युद्ध, जितना खून खराबा गांव में है, शहरों में उतना नहीं होता। आपके पूरे समाज की जो 2-3 हजार साल का जो इतिहास है, कुंठाओं, भेदभाव और छल से भरा हुआ, वो आज भी गांव रूपी संग्रहालयों में सुरक्षित रखा है। अब उस संग्रहालय में इस छयहट से बचने के लिए एक बड़ा छयहट चाहिए। एक बात लेकिन जान लीजिए, धर्म से बड़ा कोई छयहट नहीं है, तो धर्म को ला दिया। आप उसको छयहट बोल रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए मैं वही कह रहा हूं। हार्वेस्ट सीजन के बाद जब थोड़ा सा लल पीरियड आता है, उस समय ये सब आयोजन बहुत होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि वो खाली हो गया है। हाँ, बिजी कर दो तो उस समय एकता रहती है। नहीं, अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, कोई यज्ञ नहीं हो रहा सामूहिक, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो उनका बहुत अच्छा था, सब मिलकर पैसे वैसे दो, सब मिलकर इसको खड़ा करते हैं। यहाँ पे इस बार हनुमान जी का जाप होगा। रामाश्रय तिवारी गए, छेदी लाल को 2 कंटाप मार दिए डिठाउन पे, है ना। और डिठाउन के 2 हफ्ता बाद धान की कटैया थी। कहें यार वह दिन मार दिना रहा, लेकिन खेत तो तुम्हारे बाप दादा काटती आए, तुम्हें के काटे पड़ी, अब चलो खेत तो संभारे का है। छेदी लाल को भी लगा कि कंटाप तुम्हारा, कोई बात नहीं, हमारे बाप तो बहुत मार खाते थी, तो कंटाप पे मारा है, और बेटा फसल तो हम ही बोए हैं लग के, काटना ही पड़ेगा क्योंकि अपने को भी उससे मिलना है।
तो छेदीलाल राम आश्रय के खेत पहुंच गए और अब ये खेत काटने में दोनों की मित्रता हो गई है। तो अब दोनों बैठ के साथ में कीर्तन में भी जा रहे हैं, भोज में भी जा रहे हैं, मेला में भी जा रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। ये जो मैं बता रहा था कि ये जो कुंठाओं का संग्रहालय है, ये खाली होते ही यत्र तत्र सर्वत्र भस्मासुर बन के देवताओं को दौड़ा न ले वरदान प्राप्त करके। फसल जो है वरदान है। गैंजेटिक प्लेन्स में वरदान क्या है? फसल। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभवः। वृष्टि हुई, फसल हुई, उसी फसल से लोग पैदा होंगे, भस्मासुर जैसे। वो भस्मासुर किसी पे हाथ रखें उसके पहले उनको कह दो कि ताली बजा बेटा, गए कीर्तन गा, शुरू, है ना? शुरू तो अच्छा इंतजाम। हाँ, बिजी रखो इनको। और म्यूजिक के बाबा ना गांव में बहुत ज्यादा, गांव का की जो जिंदगी है उसमें म्यूजिक का बहुत योगदान है। उस समय रेडियो होता था, कुछ लोग रेडियो सुनते थे, पर बहुत गरीब लोग रेडियो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। हाँ, बिजली कब नहीं आया था? रेडियो का आया कितनी बिजली नहीं होती थी, ठीक है। सन 47 में कौन क्या रेडियो सुन करेंगे? रहा एक था? सामूहिक काम यही था कि बीच में कोई बत्ती जल रही है और 10 लोग बैठ के, कुछ तो रटना नहीं है, कोई ज्ञान चाहिए नहीं, हरे राम बोलना है। जिस आजादी का अमृत महोत्सव आप मना रहे हैं, उसका लाइव कितने लोगों ने देखा था? सन 47 का कहीं स्कोप ही नहीं था। एक आध अंग्रेज ठेलुआ कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें रोबोट की तरह मनमोहन सिंह जैसे चलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप वैसे कभी भी जा बोलते हैं नुक्ते वाला, तो वो झाई हो जाता है क्या? हाँ, मुझे बिहार या आज़ादी में ही होता है ये? नहीं, आज़ादी में ही होता है क्योंकि आज़ादी को मैं आज़ादी से बोल पाता हूँ। मैं झा लोगों को पसंद करता हूँ। एक वो भी होता था ना जब किताबें कम होती थी, अभावों वाला भी तो एक पार्ट होता था। किताबें कम होती थी तो एक में से कोई देखता था हमारे। और कई बार वो एक पढ़ रहा हो, उसी पढ़ने के दौरान कोई नया आदमी आया, वो ढूंढ रहा है बगल में, तो देख रहा है, तो उसी चौपाई के बीच में वो बताता भी था कि कहाँ चल रहा है। नहीं, तो उसमें सबसे बढ़िया तरीका होता था कि जैसे दोहा आप देख रहे हैं, दोहा के आगे 26 लिखा हुआ है, तो 26। हाँ, नाथ शंभु धनु भंजन यारा 34 लंका कांड, कहीं कोई एक दास तुम्हारा। अद्भुत अद्भुत। ताऊ ने इसका आनंद लिया। ताऊ को एक बार नहीं, मैं अखंड रामायण में बैठाया जाए। इस पे मैं बैठा नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा था ये प्रोसेस। ताऊ एक वेदी बनती है, पर जो आपने बताया ना, वो उसको मैं रिलेट इसलिए करता हूँ कि मैं कव्वाली से परिचित हूँ। मैं आपको एक सच बीच में कैसे एक लाइन पिछली गजल की घुसानी है, वो मुझे समझ में आ गया। मैं आपको संपुट एक सच बताता हूँ, कितना इजी कंस्ट्रक्ट है रामचरितमानस के पाठ का, कमाल का है। आपको सबसे पहले 6 ईंट लेनी है, 2-2 ईंट के 3 पिलर्स बनाने हैं, मतलब एक पे एक ईंट लेटी हुई रख के 3 पिलर बन गए। इन तीनों पिलर्स के ऊपर आपको एक लकड़ी का पटरा रखना है। उस पटरे को आपने रख दिया। अब इसके बाद में, और नीचे दरी बिछी हुई है, मतलब एक मैदान खुली जगह है, वहां पे दरी बिछी है, बीच में 3 पिलर बना के, और उस पाटे के ऊपर आपको एक सफेद चद्दर रख देनी है। अब इस सफेद चद्दर वाले पाटे के ऊपर 4 अदद रामचरितमानस की पुस्तकें और 1 कटोरी में लौंग, इलायची, मिश्री, सौंफ, बस इतना बंदोबस्त चाहिए होता है। प्रकाश की व्यवस्था चाहिए होती है। डिस्करेज किया जाता है कि पंखा लगाया जाए वहां पे, या कम से कम फर्राटा सर्राटा टेबल फैन तो एकदम नहीं, क्योंकि कोई ना कोई घर का बड़ा आके टोक देगा, कितना कष्ट है आप देखिए, सब पन्ने जो है आप नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए, महोदय त्रुटि हो रही है। हाँ, बहुत त्रुटि हो रही है। एक तो आप सही से पढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर से आप पंखा इतना ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है इससे। तो ये केवल प्रकाश की एक समुचित व्यवस्था, और घर के 3-4 नकबहे बच्चों की ड्यूटी होती थी कि हर 1 घंटे पे चाय बन रही है, इनको इन सबके कुल्हड़ पकड़ा देने हैं। और कितना भी बचा लीजिए, हर 2 घंटे एकदम तय था कि कोई एक कुल्हड़ दरी पे ढरकेगा जरूर। हाँ। ऐसी सुंदर छवियां है ना बचपन में देखी हुई, क्या बता। मैंने जो ऐसी छवियां देखी जो सामान्य मानवी की नहीं है, वो नहीं समझ सकते कि ये क्या है। वो जमीन अधिग्रहण वाली है। हम लोग के यहाँ तो जन्म जयंती पे रामचरितमानस का पाठ होता था। हमारे यहाँ जमीन अधिग्रहण के लिए होता है। पेड़ के नीचे दरी बिछा के अगर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ अगले 6 महीने में एक टेम्पररी मंदिर खड़ा होगा जिसमें लिखा होगा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, और वो जमीन गई। हमारे यहाँ देवघर में चूंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इसलिए कहा भी गया है हरि अनंत हरि कथा अनंत। बाहर के लोग घर बनाते थे पहले वहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बाबा का मंदिर है इसलिए भी, तो बंगाल से बहुत लोग, कलकत्ता से अपने बाबा की तरफ क्यों इशारा किया? तो कलकत्ते के बहुत सेठ लोग भी वहाँ घर बनाते थे, तो उनके घर अब उजड़े पड़े हैं, और उनको बहुत लोग क्या करते हैं कि उनके घर के आगे
सडनली प्राचीन शिव मंदिर बना लेते हैं और वहाँ भजन कीर्तन चल रहा होता है। चूंकि भक्त दुनिया है, बाबा का शहर है, तो वहाँ लोग टीका वीका लगा के चारों अठन्नी चवन्नी 1 रुपया देते रहते हैं। अब जिस आदमी का घर था उसके ठीक सामने जमीन अधिग्रहित हो चुकी होती है, सड़क और उनके घर के बीच में, वो बेचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन बेचेगा किसको, लेगा कौन? सामने मंदिर है, आने जाने का रास्ता बंद है। तो अल्टीमेटली जो मंदिर का व्यवस्थापक है वो कोई ना कोई गुंडा होता है, शक्तिशाली आदमी होता है, उसको ही बेचना पड़ता है औने पौने दाम पर। तो ये जमीन, वो कहता है, वो व्यवस्थापक मंदिर का प्रबंधक जो है वो कहता है उनसे, ये धर्म का कार्य है, ये तो आपके पुरखों की जमीन धर्म के कार्य में इस्तेमाल है। भगवान के पास इतनी छाती खुजाते हुए कहता है ना ये बात। लैंड एक्विजिशन ऐसे गोले बनाते हुए, जनेऊ की त्रिज्याओं में फंसे हुए बालों को निवृत्त करते हुए वो ये बताता है कि भगवान के दान पात्र में इतना पैसा नहीं कि वो जमीन खरीद सके। कुछ धर्म का काम करो, ठीक है, गौशाला के लिए मांग रहे हैं, भूसा रखा जाएगा, इसमें नंदिनी खड़ी होगी। एक चीज और उसमें आखिर ये में देखो, धार्मिक प्रसंग सब छाव देते हो। अब कल जब लोग सुनेंगे इसको और परसों जब चिट्ठी आएंगी तो लोग कहेंगे कि बाबा को चुप क्यों नहीं कराते हैं आप लोग। धारा प्रवाह बोले जा रहा है आदमी मंच नहीं, आज आपके मानस का हाँ मंत्र था ये। मानस का हंस खुल गया है मेरा। हे मानस के राजहंस। मुझे जब मैं बालक था और मैं पढ़ता था, मैं खींचक में शुमार था। हाँ, हम भी खींचक वाले, क्योंकि उच्चारण ठीक था तो जल्दी जल्दी पढ़ लेता था बचपन से। तो सबसे ज़्यादा इंजॉय में, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो मैं इंतज़ार करता था कि कब आएगा छंद। उसकी जो धुन थी, लय जो है उस पढ़ने की, दूसरा उसकी ध्वन्यात्मकता में बहुत कुछ होता था, गना मना ठट फट, वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। जैसे वो एक था उस समय, ये वाला मेरा फेवरेट था उस समय, याद भी होता था मुझे पूरा, कनक वाला। हाँ सबका है, हमारा भी फेवरेट वही है, सुंदरकांड वाला। क्या बात है। क्या है वो? आप पढ़ेंगे? हाँ, आप पढ़िए, फिर हम पढ़ेंगे। अब कीर्तन है तो जवाब ही होगा। कैसे है, धुनी भूल गया। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारु पुर बना। और संस्कृताइज था। हाँ, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ठ हट्ठ सुभट्ठ बीथि चारुपुर बहुविधि बना। वाह। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि नरनाग सुरगंधर्व कन्या रूप मनि मनि मोहि यही लाग तुलसीदास चहुमाल देह विषाद शैल समाल अति बल गरजहि नाना यखारन बरन बिरहि बहुविधि एक एक न तर्जनी यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कही रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग कतिपय है सही। अब सबको मालूम हो गया कि आप ब्यास गद्दी पे आप ही बैठते थे। और कुलदीप ने जैसे गाया, आप तो बहुत शास्त्रीय हो गए, बनारस पहुंच गए आप। हाँ। कुलदीप ने जैसे गाया, ये वैसे तो एकदम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। वही हाँ, वही है, वही वाला है, वही। इसमें वही चलता है। इस छंद का पॉपुलर अडॉप्शन श्री रामचंद्र कृपाल भजमन वाला है, वही है। और सबको पता है, सब इसका वेट करते हैं। और इसका राग जो है ना वो फिक्स है उसका। हाँ, वो, वैसे वो मेरे घर में भी मम्मी गाती थी तो ऐसे ही यही था तर्ज। हाँ तो एक ब्रेक ले रहे हैं अब, और उसके बाद हैं 3 तालियों की चिट्ठियां। हाँ, क्योंकि ये कहा गया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कीर्तन के बाद अन्य चर्चाओं से बचना चाहिए, और कीर्तन की सिद्धि प्रसाद में है। 3 ताल में प्रसाद क्या है? श्रोताओं की चिट्ठियां। न्योता वाले श्रोता। ब्रेक लेते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। वेलकम बैक टू 3 ताल। 71वां एपिसोड है ये, ताऊ और बाबा और सरदार के साथ, और अब चिट्ठियों का समय हो गया है। कुछ टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। हाँ, छोड़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा कीर्तन समय के बाद प्रसाद ही होना चाहिए बीच में, ठीक है। मैं एक कीर्तन पे नाचता बहुत था, बताना भूल गया।
कौन सा? जब मैं छोटा था और मेरी काया तो नहीं थी हनुमान जैसी, लेकिन मेरी माता जी मुझे ललकार देती थी, जाओ नाचो। बजाए जा तू प्यारे तो उस पे वो हनुमान छुट्टी पंत जी हारमोनियम लेके गाते थे, ये नहीं कहते थे चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, क्या बात है। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। और जो वीर हनुमाना था ना, उसके वेरिएशंस थे, चम चम नाचे देखो अंजनी को लाला, उसमें वो ले आते थे अलग। तो उसमें नाचता था। ये पर्यायवाची पे बड़ा जोर रहा है हिंदी में, है ना। हम पत्रों पे आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गीता प्रेस से बहुत पुस्तकें आई हैं, और गीता प्रेस की पुस्तकों का एक अच्छा योगदान ये रहा है, उसकी कथाएं जो भी हों, पार्श्व में बिजनेस के स्तर पे क्या हो रहा है उनको देखे बिना, हनुमान प्रसाद पोद्दार का एक योगदान गीता प्रेस का जो है वो ये है कि तमाम धार्मिक साहित्य को, जिसे लोग कब्जियाए हुए बैठे रहते थे, उसको कई लोगों तक सुगम कर दिया। अब ताऊ को लगता है कि ये विचित्र घटना है, मुझे लगता है कि ये घटना इन फेवर ऑफ राइट है ना, कि हम ह्यूमन हैं तो हमें ह्यूमन राइट है कि हमें एक्सेस टू रिलीजियस टेक्स्ट होना चाहिए। तो वरना कभी कल्पना नहीं थी कि दुर्गा सप्तशती और शिव स्तोत्रम और रामचरितमानस और विष्णु सहस्रनाम जैसी चीज़ें कभी कोई दलित या पिछड़ा भी खरीद सकता है। तो वो एक स्कोप बना, बहुत सब्सिडाइज्ड रेट हैं। एक कमाल का काम है गीता प्रेस का, जिसका मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गीता प्रेस वाले नहीं है, ना हम उनका प्रचार कर रहे हैं। कल्याण करके एक पत्रिका, जो कि डाइजेस्ट जैसी पत्रिका है, मोटा, हाँ बहुत पढ़ी है, और एक समय में बहुत पढ़ी जाती थी, और अभी तो पता नहीं। हाँ, और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ है, और उसकी एक खूबी है कि वो उस विषय पे बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट में जो कुछ भी कहा बताया गया है, उन सब को एक जगह पे समेकित करके ले आते हैं, तो वो एक तरह से कुंजी बन जाता है। तो कल्याण के कुछ अंकों में जहाँ पे भक्ति की चर्चा है, उन अंकों में आप पाएंगे कि सबरी की नवधा भक्ति और ये सब जहाँ समझाया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रत मम कथा प्रसंगा, ये बहुत लंबी कहानियां हैं। तो उसमें क्या है कि कल्याण के कुछ अंक ऐसे हैं जो कि कीर्तन पे, भजन पे, भक्ति पे, अर्चना पे, इन सब पे व्याख्याएं करते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे इनको पहचाना जाए। जैसे संध्या क्या है और किसे आप संध्या नहीं कहेंगे, क्या कीर्तन है और क्या कीर्तन नहीं है, भजन किस के लिए क्या क्वालिफाई होता है और क्या नहीं होता है, क्या याचना है और क्या भक्ति है ना। इस तरह की जो, और वो ऐसा नहीं कि वो उनका इंटरप्रिटेशन है, जो ग्रंथों में कहा बताया गया है उसको वो वहां पे एक्सपेंड करके आपको समराइज करके लेके आ रहे हैं। तो उस लिहाज से कल्याण के जो विशेषांक हैं वो संग्रहणीय या पठनीय तो हैं ही। मेरा एक जो फेवरेट है वो धर्म विशेषांक है कल्याण का, जिसमें धर्म के ऊपर काफी काम हुआ है। ये काफी पुराना होगा। हाँ, काफी पुराना है। अभी 2-4 अंक मैं खोज रहा हूँ, और मैं गोरखपुर से कुछ मंगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं 3-4 जगहों पे फंसा हुआ हूँ अभी विचार विमर्शा के स्तर पे, और वो मुझे किताबें चाहिए। उसमें नारी और गौ, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कल्याण के विशेषांक आए हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे हैं, मुझे उन्हें देखना है। पुराने मिल जाते हैं? हाँ, पुराने मिल जाते हैं, वो पुनः प्रकाशित होते रहते हैं। एक दिन मैंने बहुत मेहनत से उनकी वेबसाइट पे खंगालने की कोशिश किया, लेकिन मैं फेल रहा उसमें, क्योंकि वहाँ से बहुत कंफ्यूजिंग था। फाइनली मैंने गीता प्रेस की जो दैनंदिनी आती है, डायरी एनुअल, वो 2022 वाली मंगाई। तो उसमें उनके सारे उपलब्ध प्रकाशनों की सूची होती है। वहाँ से हर प्रकाशन का एक कोड है, 527, 1013, है ना, 2011, इस तरह के, वो सब कोड मैंने नोट कर लिए हैं। तो अब मेरे पास 20-22 कोड हैं जो मुझे मंगाने हैं। थोड़ा आसान है। तो उनके लिए भी आसान है। उनको नाम आप बताएंगे तो कंफ्यूजन, उनको कह देंगे ये कोड निकाल दीजिए, तो उनको पता है कि कहाँ से कोड निकालना है। तो बाबा मंगाएंगे कल्याण पत्रिका, और अब अपन चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं। पहली चिट्ठी आई है आकांक्षा सिंह की, बस्ती उत्तर प्रदेश से। बाबा, ताऊ और सरदार, आप तीनों को मेरा जय हो जय हो जय हो। मैंने अभी नया 3 ताल सुनना शुरू किया है। 3 ताल मेरा पहला पॉडकास्ट है, इसके पहले मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं सुना। 3 ताल सुनने का मेरा अनुभव भी अभी बहुत कम है, लेकिन जो भी सुना वो काफ़ी अच्छा है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज का सफ़र 1 से 1.5 घंटे का है। आना जाना अकेले ही होता है। जब से मैंने इसे सुनना शुरू किया है, मन में ये ख्याल आता है कि कहीं बस रुक जाए और मेरा एक एपिसोड पूरा
हो जाए सफ़र में ही। अरे वाह। हाँ, और मेरा जो पहला 3 ताल सुनने का अनुभव है उसमें आप तीनों ने डीजे पर बात की थी। तब मैं घर पर ही इसे लगाकर मिठाई बना रही थी। तो उस बातचीत को सुनकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि इस बात को, यानी 3 ताल के एपिसोड को डीजे पर लगाकर लोगों को सुनाना चाहिए। एक दिन सरदार जी और ताऊ जी ने, मुझे ये बड़ी अच्छा लगता है, सरदार जी और ताऊ जी ने सपनों की बात की थी। मुझे भी वेब सीरीज की तरह चलने वाले सपने आते हैं, लेकिन 80% मामलों में मैं उसे सुबह तक भूल जाती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ लिंक करने भर का याद रहता है। जब से सुन रही हूँ शनिवार को नए एपिसोड का इंतजार रहता है। नया एपिसोड मैं रविवार को सुनती हूँ, बाकी दिन मैं पिछले एपिसोड सुनती हूँ। अभी मैंने पहले नवंबर और फिर अक्टूबर की पॉडकास्ट पूरी कर ली है। उन्हें सुनकर काफी आनंद आया। पहली बार किसी प्रोग्राम को इतनी तन्मयता से सुनकर उसका रिव्यू कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। लिखने की चाहत बहुत है, पर शुरू और अंत कैसे करना है ये नहीं पता। मुझे बाबा जी में ज्ञान का समंदर और ताऊ जी में समंदर का अमृत नजर आता है। सरदार जी के तो क्या ही कहने, वो एक निर्भीक नाविक की भांति ध्रुव तारे ब्रैकेट में टाइम का ध्यान रखते हुए अमृत निकाल लेते हैं। ये पत्र भी अमृत महोत्सव से प्रभावित है। मैं चाहती हूँ कि आप तीनों एकल परिवार के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बात करें। मैं बचपन से सिर्फ माँ पापा के साथ रही हूँ, और अब अगर घर में कोई आ जाए तो मुझे लगता है कि मेरा घर ही मेरे लिए कंफर्ट जोन नहीं रहा। कुछ देर तुम कब जाओगे? हाँ। बहुत बढ़िया विषय है। इस पे हम लोगों ने कुछ साल भर पहले कुछ बातचीत की थी, थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन अलग से आया जाए। तो ये शुभम के लिए भी है भैया, नोट कर लो। ये एक विषय अच्छा सुझाया इन्होंने ये भी लिखा है आगे कि कुछ देर सब सही चलता है और उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगती है, और फिर मैं छत या कोई ऐसा कोना ढूंढने लगती हूँ जहाँ कोई कुछ देर के लिए ना आ पाए। सेम यही जब मैं कहीं जाती हूँ कहीं और, तब भी यही होता है। मुझ में आत्मविश्वास या अच्छे व्यवहार की कोई कमी नहीं है, फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैंने कम से कम 30 लोगों से बात की होगी जो मेरे साथ के हैं या मुझसे 1-2 साल छोटे हैं। उन सबकी भी यही राय है, और कुछ की तो इससे भी कॉम्प्लेक्स स्थिति है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पर कभी ना कभी बात करेंगे। मैं बाबा से उनके कुछ शब्द जैसे बाज, सामान्य मानविकी, नवैयत, ETC और ताऊ के वन लाइनर का इस्तेमाल बातचीत में करती हूँ। कुछ साथ के साथी विद्वानों को भी रेकमेंड करती हूँ 3 ताल सुनने के लिए, जिसमें से कुछ लोगों ने सुना भी, और वो आकर कहने लगे कि उन्हें अपने 18-20 साल के बीते जीवन और उसके अस्तित्व पर संदेह होने लगा है। अरे बाप रे। और अब वो खुद को खोजने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान से लबालब भरे महासागर में उतर गए हैं। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, कभी लगता है पुनीश भगवान है। स्टिकर भेजो तुरंत। आखिर में आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी निरंतरता इसी तरह बनाए रखें। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए, हमारी निरंतरता महत्वपूर्ण नहीं है, निरंतरता संकीर्तन की है, आपकी है। अगर आप निरंतरता का आप संपुट लगाते रहिए निरंतर। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही 3 ताल को चलाता रहूं। पर आस्था ने बहुत मन से लिखा है। बहुत पहली चिट्ठी बहुत है। और हमारी जो महिला श्रोता हमारी जो महिला श्रोताओं की संख्या है, जेंडर बैलेंस जो है ना, वो बहुत लोगों ने बना के रखा। मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है जब लड़कियों की चिट्ठी आती है। हाँ, सच में। वो नहीं तो है ना, ये हम लोग मतलब जब अर्पणा लिखती हैं, जब रोनू लिखती हैं, अभी आकांक्षा ने लिखा है, क्योंकि हम 3 लोग जो हैं वो तीनों पुरुष हैं, और हम ऐसी बातें करते हैं कि ये सुन लेते हैं और इन्हें आपत्ति नहीं होती, तो बहुत बड़ी बात। और आप कितनी भी तारीफ करें, लेकिन हम लोग ये अपनी शैतानियां बंद नहीं करेंगे। मतलब हम कॉन्शियस नहीं होने वाले हैं भाई। देखिए, हाँ, मतलब इस जिम्मेदारियों का बोझ पैदा महसूस होता है कंधों पे। फिर लगता है कि संयुक्त परिवार में आ गए। अनूप चंदेल की चिट्ठी आई है शहडोल मध्य प्रदेश से, शिशु मंदिर पर जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी। इन्होंने लिखा है, जय हो। सबसे पहले तो मेरी चिट्ठी को शो में शामिल करने और इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे उठाए प्रश्नों पर आपने जो भी तर्क दिए और बातें कही, मैं उनका स्वागत करता हूं। इससे मेरे भी सोचने के तरीके और समझ में संवर्धन हुआ है। 3 ताल मेरे लिए परिवार जैसा है। बाबा, ताऊ, सरदार और सभी 3 तालिये इस परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 25 वर्ष है, तो मैं चिट्ठी लिखने में सबसे सुरक्षित महसूस करता हूं, क्योंकि अपने बड़े भाइयों के सामने मुझे अपने कच्चे विमर्श को रखने और फैलने पसरने में कोई शर्म नहीं। तो हाँ, मैं मानता हूं कि आपने जो भी कहा वह सही है, कुछ और कई में अंतर है। मेरा उद्देश्य सदैव इस अंतर को समझने का रहा है। सरदार ने कहा कि ये मेरी पहली चिट्ठी है, लेकिन मैंने इससे पहले भी छोटी छोटी कुछ चिट्ठियां भेजी हैं और आपने उन्हें शामिल भी किया है। माफी चाहता हूं, लेकिन अब से वादा है कि मैं हर हफ्ते एक चिट्ठी जरूर लिखूंगा अपनी कच्ची समझ के साथ। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप मेरी कच्ची टेढ़ी मेढ़ी बातों को सही दिशा कैसे देंगे। इस चिट्ठी में इतना ही,
और एक शिकायत एक शो के प्रोड्यूसर से है कि जब भी सरदार ये कहते हैं कि इस पर किसी दिन अच्छे से चर्चा होगी तो उसे नोट करके आगे के एपिसोड में भैया शामिल करवाएं। बहुत से विषय छूटे पड़े हैं। गजलों पर अजीज मियाँ के बाद अच्छी बात है कि हम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लिए हुए थे, शुभम पे चली गई। नहीं, ये बात है कि हम कई मसलों को ना ये कह के कि इसके लिए हमें एक बार इस पर चर्चा करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली, फिर हम उसको उठाते नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश में मुद्दे इतने हैं। एक एक्सेल शीट का नाम मेंटेन अनूप है, अनुज चंदेल। अनुज। हाँ, अभी पत्र में कुछ बचा है। हाँ, एक दो लाइन है उसमें लिखा है कि अजीज मियाँ के बाद गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं, तो प्रोड्यूसर साहब इस पर ध्यान देवें। ये क्या है कि शनिवार को पॉडकास्ट अपलोड करके चल दिए, दबा के चल दिए। हालांकि अजीज मियाँ ही के बाद से वाकई हम लोग को कुमार गंधर्व पे भी चर्चा करनी थी, जो बचा हुआ है। वो बिल्कुल मानस जैसा होने वाला है, कुमार गंधर्व पे बाबा ही बोलेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि फागुन बीतने तक कुमार गंधर्व पे बात ना हो। हाँ, अभी नहीं करेंगे, है ना, अभी बहुत बौराने का समय है। इसमें अगर निर्गुनिया गए ना तो मतलब समझिए कि ये तो वैसे है ना कि बियाह के फेरे में राम नाम की माला जप रहे थे, है ना। अरे मिष्ठान पे ध्यान दीजिए भाई साहब, काजू कतली भी है। स्वीट लीजिए शर्मा जी, स्वीट। काफी लेंगे आप, काफी। ये जो उन्होंने पत्र लिखा है इसके बारे में मुझे ये कहना है कि एक तो बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोगों से भी नहीं होता है कई बार, कि आप पूछें कुछ और जवाब कुछ हो और उसके बाद में आप सहज रहें। आपने बहुत सहजता से पत्र लिखा है और कुछ और कई वाला जो संदर्भ है उसको आपने पकड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। और आप निश्चिंत रहिए, अगर आप पत्र लिखने की निरंतरता को कायम रखेंगे तो कुछ नहीं, कई पत्र हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। एक चीज हम तीनों की तरफ से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि किसी भी एक विचार संकुल शैली के बारे में हमारे द्वारा कहे गए नकारात्मक शब्दों से या वर्णनों से, विवरणों से आप या कोई भी कभी उद्वेलित इसलिए ना हो क्योंकि सकारात्मक बताने वाली मंडलियां बहुत बड़ी हैं। उसके लिए कहा जाता है, एक विभाग होता है उसको कहते हैं मार्केटिंग, और मार्केटिंग सब करते हैं, सब तरह के लोग करते हैं। देवताओं की मार्केटिंग हो रही है ना, दानवों की मार्केटिंग हो रही है, व्यभिचारियों की मार्केटिंग हो रही है, भ्रष्टों की हो रही है, मल्टीनेशनल्स की हो रही है ना, अपराधियों की हो रही है, टुच्चे लोगों की मार्केटिंग हो रही है, झूठों की मार्केटिंग हो रही है। इन तमाम दंडकारण्य जैसी परिस्थितियों में जो त्रिविम है, जो विकृत है या जो संदिग्ध है, उसे सामने रखना हमारी पेशेगत मजबूरी और दायित्व और नैतिकता है। हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारी राय से अपनी राय ना बनाएं, हमारी राय को भी आप अपने कसौटी पे कसें, तौलें, परखें और तब अपनी राय बनाएं। मतलब सामाजिक सुधार मकसद नहीं है हमारा। हमने जो कहा है वो आपकी किताब में, सूझ समझ की किताब में कुछ अतिरिक्त पन्ने हो सकते हैं, वो आपकी किताब का रिप्लेसमेंट नहीं है। ताऊ के फैन ताऊ जैसे ना बने। हम आईना भी नहीं दिखाते समाज को। हाँ, हम अपनी बात कहते हैं और अपनी राय रखते हैं। हर आदमी, अभिषेक भी अपनी राय रखता है, हम भी अपनी राय रखते हैं। हम तो बस ये कहते हैं कि आईने की फ्रेम के पीछे ठेका लगा लो, नहीं तो आईना गिर जाएगा, कांच बिखर जाएगा। और जहां तक मार्केटिंग की बात है, इस देश में एक होती है मार्केटिंग, एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग, ठीक है, तो आप दोनों से बच के रहिए। इस देश में जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो विज्ञापन है, सामान और गोदाम आपने देखा नहीं है, इसलिए सतर्कता से किसी भी चीज को छुएं और स्वीकार करें। अगली चिट्ठी है राजेश साहू की, नागपुर महाराष्ट्र से। बाबा को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। जय हो, जय हो। मेरी पहली चिट्ठी सरदार के जन्मदिवस पर थी, जिसे आपने कार्यक्रम में शामिल किया था। इन्होंने तय किया है कि ये जन्मदिन पे लिखेंगे। अब ताऊ के लिप पे ये भी जन्म जयंती में रुचि ले रहे हैं, रिमेम्बरिंग ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो इन्होंने लिखा है कि चूंकि वो 62वां खाए जात है चूंकि वो 62वें एपिसोड के तुरंत बाद लिखी थी, तो सरदार को मैंने सरदार समझ लिया था। अब मैं उल्टी दिशा से 40 के नीचे पहुंच गया हूं, एपिसोड की बात ये कर रहे हैं, तो जान गया हूं कि सरदार में सरदारों वाली कोई बात नहीं है। बाबा प्रपंची हैं, पर ईश्वर के वर्तमान स्वरूप के हिसाब से लगभग नास्तिक हैं। और ताऊ में ताऊओं वाली जरा भी अधीरता, गुस्सा या तुनक मिजाजी नहीं है। प्रिय तिकड़ी, आपका पॉडकास्ट मानसिक भूख को शांत नहीं करता बल्कि और भड़काता है।
भाभी जी घर पर हैं जैसे तथाकथित हास्य के युग में भी आपको इतने साथियों का मिल जाना आनंददायी है कि ये परिवार बढ़ता जा रहा है। एप्पल पॉडकास्ट में उल्टे क्रम में एपिसोड ढूंढना आसान है बनिस्बत आज तक ऐप के। आपके प्रसारित कार्यक्रम पर कोई समीक्षा या टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। विपरीत विचार जीवन का हिस्सा है, अतः मैं ऐसा होने पर सिर्फ आनंद लेता हूँ। बाबा हंसते हैं तो लगता है कि सुई में से हाथी निकल गया। इसी तरह आनंद लेते हुए आनंद दें। अंत में बाबा को जन्मदिवस की एक बार फिर बधाई। राजेश साहू, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हो ये साहू जी। प्राण, हाथी जैसा जो प्राण है ना, ये शरीर से भी ऐसे ही जाता है। हंस देना एक लोक से दूसरे लोक तक के सफर को तय कर लेता है। एक चुटकुला है जो ताऊ को बहुत पसंद आएगा। वंदना दवे जी ने भेजा है। इन्होंने लिखा है कि होम्योपैथी की दवा खाने का भी अपना अलग मजा है। 4 गोली निकालो तो 6 निकल आती हैं, 2 वापस डालो तो 4 अंदर चली जाती हैं। इसी खेल में बीमारी से ध्यान हट जाता है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। ये हमको उर्दू में भेजी थी अजीत जी ने। अच्छा। एक चिट्ठी आराध्या गोयल की, देखिए एक और महिला लिसनर है हमारी, और इन्होंने अभी 3-4 एपिसोड पहले से ही चिट्ठी लिखना शुरू किया है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से इनकी चिट्ठी आई है। 3 ताल का शिशु मंदिर से कनेक्शन सुनकर वैसा ही आनंद महसूस हुआ जैसा विदेश में बसे भारतीयों को दूसरे भारतीयों को देखकर होता है। मेरा भी अनुभव people like us. मेरा भी अनुभव भैया कुलदीप और बाबा जैसा है। बहुत सारे अच्छे और थोड़े कम अच्छे अनुभव भी रहे। विद्यालय की संसद का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता था, इसलिए भी क्योंकि अपने समय में प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला था। धर्म को लेकर जिस सुप्रीमेसी का जिक्र ताऊ ने किया वो संघ के कार्यक्रमों में महसूस होती थी और कभी कभी अपने प्रधानाचार्य के भाषणों में भी। मेल्स के अटैचमेंट को लेकर मेरे पास 2 किस्से हैं। 4 साल पहले कुछ कॉलेज के बच्चों के फोटोज आए मेरे ही नाम की ईमेल आईडी से। सेंडर आईडी देखकर समझ में आ गया कि भेजने वाली लड़की और मेरा नाम सेम है, इसलिए वो गलती से अपने फोटोज मेरी आईडीज पर भेजे दे रही है। दूसरा किस्सा 2021 में हुआ। मेरे पास गूगल फॉर्म्स का ऑटोमेटिक ईमेल आया कि आपने जो 6th क्लास का गणित का टेस्ट दिया है उसमें ये उत्तर मार्क किए गए हैं। नीचे फॉर्म में मेरी ही ईमेल आईडी और नाम था, तो समझ आया कि किसी छोटी बच्ची आराध्या ने, ब्रैकेट में जिनकी आराध्या बच्चन के बाद बाढ़ आ गई है, गलती से पकड़े हैं। हाँ, मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले बोला अभिषेक भी अपनी राय रखते हैं, तो मैं बात उसी की कर रहा था। हाँ, तो गलती से मेरी आईडी दे दी है किसी बच्ची आराध्या ने। तो अफसोस ये रहा कि 10 में से 6 उत्तर गलत थे। दोनों केसेस में मैंने इन दोनों लोगों को रिप्लाई करके सूचना दे दी। इस देश में जितने कमलेश है ना, मेरी आईडी है। उसके चलते मैं इतना परेशान रहता हूँ कि कितने तरह की चिट्ठी। मेरे पास वोडाफोन के बिल 10 आते हैं, मैं अपना ढूंढ नहीं पाता उसमें। कौन सा भरे। कुछ लोग अपनी जो है पर्सनल तस्वीरें भी भेज देते हैं। और 10 में से अपना बिल निकालने के बाद ताऊ जब जमा करने आया, सोचिए पता चला कि दिस पेमेंट हैज बीन मेड डन ऑलरेडी, तब देखिए मजा। कुछ लोग मुझे फोटो भेजते हैं अपने घर की, भैया भाभी के साथ, ठीक है। मैं उनको जवाब देता हूँ कि भाई मुझे क्यों भेज रहा है अपने घर की तस्वीरें। कुछ लोग अपने कागजात भेजते हैं, प्लीज फाइंड ऑल अटैचमेंट्स, उसमें जमीन जगह के आधार कार्ड से लेके सब कुछ मुफ्त है इस देश में। लोग ईमेल की कोई मतलब ही नहीं। क्या होता है, आदमी नया फोन लेने जाता है, वो दुकानदार पूछता है क्या नाम, कमलेश सिंह, बस इतना काफी है। बोलता है ईमेल तो नहीं है, अच्छा ठीक हो गया, बना देता है एक, बस हो गया। इनकी चिट्ठी अभी पूरी नहीं हुई, इन्होंने आगे लिखा है आराध्या जी ने। इस एपिसोड में सवाल उठा कि अलग अलग रंगों के दिल किस काम आते हैं। हमारे ग्रुप्स में कुछ कॉमन यूज हैं। जब आपको किसी का कमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया पर फॉर्मल माहौल होने की वजह से या फिर कमेंट एक अपरिचित व्यक्ति का होने की वजह से रेड हार्ट बनाना थोड़ा अजीब लग सकता है, तब आप किसी और रंग का हार्ट बना सकते हैं। वैसे भी व्हाट्सएप पर अगर आप एक सिंगल रेड हार्ट बनाते हैं तो वो रेगुलर इमोजी से 3 साइज का आता है और ऐसे में और भी अजीब लगेगा। एक और यूज है, अगर किसी फोटो के लिए आप हार्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर रंग की थीम है, तो आप उसी रंग का दिल बना सकते हैं। जैसे नीले फूल की पिक्चर पर नीला दिल बनाया जा सकता है। ये अच्छी चीज बताई इन्होंने, काम की बात है। तो आराध्या गोयल, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, बहुत शुक्रिया आपकी चिट्ठी का। बहुत वाह, सीखे भी कुछ। हाँ, नई चीज मिली। सतविंदर सिंह, गुरदासपुर, पंजाब, इनकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया है कि 3 ताल को सतविंदर प्रा की चिट्ठी बोलते, सतविंदर प्रा कहा करो, सतविंदर प्रा। 3 ताल को हर विचार के विपरीत विचार वाले लोग भी समान प्यार से सुनते हैं। उसी प्यार से 3 ताल अपनी आलोचना भी स्वीकार करता है। विरोध नहीं, यहाँ जीवन है, जय हो। सतविंदर ब्रा। सही बताऊं तो वैसे कई स्तरों पे ना जो विपरीत विचार है वो हमारा आपस में भी है।
तो हमें जबरदस्त है। हाँ, तो हमें मतलब ये मत समझें कि एक विचार है, हम लोग कंचे की पोटली हैं। हाँ, बजते ही रहे। हाँ, और आप भी कंचे की पोटली हैं, हमारे जैसे ही हैं। तो अगर आपको हमारी किसी भी बात से आप असहमति हो, गुस्सा आ जाए, झिझक हो, तो कुछ खुश होइए कि कहने आप में, सही जगह पे हैं। हाँ, तो आप लिख कर भेज दें हमें। तो मतलब जितनी निंदा होगी उतना अच्छा होगा, जितनी टिप्पणियां आप करेंगे नकारात्मक भी, उससे भी हम घबराने वाले नहीं है, हम बंद नहीं करेंगे। और हम आपकी निंदा को सीरियसली लेंगे नहीं, आप हमारी निंदा को सीरियसली लीजिए मत। हाँ, कैसेट की ना, जैसे हमारे कैसेट का कोई ए साइड नहीं है कि उसका कोई बी साइड हो, मतलब ये हम वो विषय सापेक्ष हो सकता है, तो इसलिए कोई विपरीत विचार जैसी चीज नहीं है, कोई सापेक्ष समर्थक विचार जैसी चीज नहीं है। प्रतीक दास की चिट्ठी है गोड्डा झारखंड से, और हमेशा की तरह शेर से शुरू है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, वाह, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। क्या बात। दाग देलवी। चिलमन पे इस देश में बहुत बहस हो रही है, और मेरा मन करता है कि मैं चिल ही करूं, इसमें पढ़ूं नहीं। पिछली बार हम पढ़ गए थे। हाँ, चिलम में ना पढ़े। तो इन्होंने लिखा है 70वें, वहीं से एक्चुअली इन्होंने उठाया है, 70वें एपिसोड में चर्चा हिजाब पर हुई और चॉइस पर हुई और इंडोक्ट्रिनेशन से होते हुए कंडीशनिंग पर भी हुई। बाबा ने मोहसिन मखमल बफ की फिल्म द साइकिलिस्ट का जिक्र किया। इस मुतल्लिक मुझे उनकी 2002 में आई द अफगान अल्फ़ाबेट याद आती है। द अलिफ, उसको, हाँ, द अफगान अल्फ़ाबेट का जो मेरे ख्याल में उन्होंने ईरानी में, पर्शियन में या उर्दू में जो नाम दिया है वो है अलिफ। अच्छा, तो इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म। हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अफगानिस्तान के स्कूलों की हालत दिखाई गई है कि ईरान के बॉर्डर पे कुछ अफगानी बच्चे भाग के स्कूलों में, बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री, देखने लायक। हाँ, तो क्या उसमें बात जो सीन इन्होंने बताया कि एक छोटी सी बच्ची से बातचीत भी है उसमें, जो अपना हिजाब किसी भी कीमत पर उतारने को तैयार नहीं थी, जबकि वो ऑल गर्ल्स स्कूल था। और आप स्कूल की स्थिति के साथ साथ उस समय के अफगानिस्तान के लोगों की मान्यताओं का भी अंदाज़ा उस फिल्म से लगा सकते हैं। दूसरा विषय इमोजी था। इमोजीज का इस्तेमाल करना मैं सीख ही रहा हूं अभी। सीखने से मेरी मुराद ये नहीं है कि मुझे उसके मायने नहीं पता। ई का मतलब ई हुआ कि हम सीख रहे हैं सही समय पर सही इमोजी दे मारना। इमोजीज, इमोटिकॉन्स, स्माइलीज, स्टिकर्स या जिफ्स का मैं जिफ्स या गिफ्स क्या बोले, अमेरिकी जिसने बनाया था वो कहते कहते मर गया कि गिफ है, लेकिन लोगों ने कहा भाई GIF जिफ होता है, आप कृपया कट लें। हाँ, ब्रिटेन में मैंने देखा कुछ लोग गिफ बोलते हैं, भारत में तो जिफ ही चलता है। जिफ मैं इस्तेमाल करूं या ना करूं, पर मैं वर्तनी और विराम आदि चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन मार्क्स का पूरा ध्यान रखता हूं। SMS का दौर शुरू होते ही शब्दों के बीच से वॉवेल्स गायब हो गए, जैसे गायब होते चले गए हमारे आंगन से कौवा, मैना और गौरैया। कीपैड वाले जावा फोन्स के वक्त जब S लिखने के लिए 4 बार 7 दबाना पड़ता था, उस वक्त में ये अनोखी विधा मालूम हुई और उसका झोला भर इस्तेमाल करने का काम भी किया गया। पर अब नहीं, पिछले 5-6 साल से मैंने इसे बहुत कम कर दिया है और अब मैं पूरे शब्द लिखता हूँ वॉवेल्स के साथ। रही बात CV की, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बात आकर्षित करती है वो है भाषाओं वाला हिस्सा, कि कौन कितनी भाषाएं जानता है और कितनों में दक्ष है। पिछली बार एक चिट्ठी आई हिंदी फिल्मों के सुझाव को लेकर। मैंने अभी मोहसिन मखमल बफ की डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, तो थोड़ा बैलेंस बना लिया जाए। बाबा ने नाम लिया था अल्फ्रेड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मोहन जोशी हाजिर हों और एक रुका हुआ फैसला। इस कड़ी में मैं नाम लेना चाहूँगा सईद अख्तर मिर्जा की सलीम लंगड़े पे मत रो। अद्भुत अद्भुत, बहुत ज़रूरी फिल्म। और एक फिल्म मैं इसमें साथ में जोड़ देता हूँ, फिर आप बाकी का खत। मुझे इस हफ्ते फिर देखनी थी, मैंने प्लान किया था इस हफ्ते मैं किसी को मशवरा दे रहा था कि MS सथ्यू ने बहुत कम फिल्में, मतलब मेरे ख्याल में एक ही फिल्म बनाई, दूसरी एक फिल्म उनकी और भी कोई आई थी अभी हाल फिलहाल में, लेकिन MS सथ्यू साहब की एक फिल्म, और उस एक फिल्म के बाद उस आदमी ने कलम तोड़ दिया। उस फिल्म का नाम है गरम हवा। अरे वो बहुत सुंदर फिल्म, और उस फिल्म को देखिए आप, बहुत जबरदस्त। इस सदी की बल्ला साहनी है ना कव्वाली अगर कहीं गरम हवा में है, सलीम चिश्ती के दरबार की, फतेहपुर सीकरी की, वो यूनिक कव्वाली है। लेकिन केवल कव्वाली के मसले से नहीं, विभाजन को बलराज साहनी के चेहरे पे देखना है अगर, और MS सथ्यू की नजर से देखना, आए हाय वो फिल्म है, मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म है, मतलब क्या कहें। इन्होंने आगे इस हफ्ते की रिकमेंडेशन है, जो भी जहां ढूंढ सके वो गरम हवा और सलीम लंगड़े पे मत रो, ये फिल्में जरूर देखिए। ये मैं देखूंगा, ये मैंने नहीं देखी, सलीम लंगड़े पे नाम नहीं देखी है? नहीं। वो जो पवन है ना, पवन मल्होत्रा, उनकी मतलब वो
एक ही फिल्म करते ये तो भी देखूंगा, इस हमेशा वीकेंड मतलब का यही प्रोग्राम है। हाँ, इन्होंने आगे और 2 फिल्में लिखी हैं कि कुंदन शाह की जाने भी दो यारों, गोविंद निहलानी की पार्टी हाँ। और प्रकाश झा की दामुल। इन फिल्मों को भी ज़रूर देखना चाहिए। बाकी अगर आप बासु चैटर्जी की एक रुका हुआ फैसला देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको 12 एंग्री मैन भी देखनी चाहिए। हाँ। इसके अलावा मैं एक और फिल्म का नाम लेना चाहूँगा, वो है 2016 में आई फिल्म काफिरों की नमाज, जो कि यूट्यूब पर मुफ्त में मौजूद है। मैंने इस फिल्म को कई बार देखा है, मैंने भी देखी। वो राम रमेश शर्मा करके एक डायरेक्टर है, यंग, दराज में नाखून का बड़े अच्छे मेटाफर्स है उसमें, लोग बैठ के ऐसे मेज़ पे बात कर रहे हैं। आखिर में एक दरख्वास्त है आपसे कि एक दिन चर्चा इस विषय पर करें कि महिलाओं ने किस तरह से लोक गीतों को बचाकर और प्रासंगिक रखा है। चैती, कजरी, झूला, नकटा, पचरा, सोहर, बिरहा, कर्मा, ढोला मारू और भी न जाने क्या क्या। गुल हो, महताब हो, आईना हो, खुर्शीद हो मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो। जय हो प्रतीक दास, जय हो झारखंड। जय। इसमें खेल, बसंत, सेहरा ये सब भी है। हाँ, छठ के गीत भी महिलाओं ने याद रखे हैं, वो पुरुषों बंद ने- कर दें तो वो खत्म हो जाए। पुरुषों ने बस ये याद रखा है कि दौरी कहाँ रखनी है और फावला कहाँ है। घाट बनाना है, दौरी रखनी है। वंदना दवे जी ने पिछले बेबाक बुधवार पे बोला है कि विषय काफ़ी अच्छा था और रुनु जी बधाई की पात्र हैं इसको सुझाने के लिए। बहुत मज़ेदार चर्चा हो रही थी। हमने चर्चा की थी बाबा कि ट्विटर स्पेस में क्या लेने आते हो आप, जो हमारे स्पेस में आते हो या किसी भी स्पेस में जाते हो। सतविंदर जी ने भी यही बात कही है कि उन्हें भी आनंद आया, और ये भी लिखा है उन्होंने कि जो जन बेबाक बुधवार नहीं सुन पाए और रिलेट ना कर पा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। सनी जी का इंटरनेट स्लो हो गया तो उन्होंने बोला लगता है नेट बाई ले लिया है। तो वो एक उसका जो हासिले महफिल था, वो बाय ले लेना। बाय ले लेना एक मुहावरा था जो सनी ने बताया कि जैसे कोई चीज़ अगर ठीक ना हो चले तो उसको कहते हैं कि ये बाय ले लिया है। तो उन्होंने और भी आंचलिक लहजे में बताया था, तो वो साथ रह गया ये है। क्रिकेट से आया है ना? बाय नहीं लेना? नहीं 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 नहीं, क्रिकेट से नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं, अनीश ने ये कहा कि ये शायद कोई बीमारी होती है, मतलब लकवे जैसी कोई चीज़ होती है कि क्या रे काम नहीं कर रहा है, बाय ले ले क्या तो रहा। अच्छा अच्छा, हाँ, वो बात बाय वायु से। हाँ वो है ये। हवा लग गई है क्या तुमको? हाँ बाई वो है। आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन बाई सबसे कष्टप्रद, पीड़ादायक बीमारियों, तकलीफों में है। बाई का दर्द, उसका ताल्लुक शीत से है, आर्द्रता से है। पूरब की हवा, ठंडी हवा, ये बाई के दर्द को कुरेद देती है। पुरवाई। हाँ, बाई का दर्द जो है उसका ताल्लुक इससे भी है कि ये गुम, चोटों या नर्वस सिस्टम की बीमारियों से ताल्लुक रखती है। बाई की बीमारी की असल वजह पे बहुत स्पष्ट राय लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग इसको अर्थराइटिस के आसपास का मानते हैं, कुछ लोग इसको नर्वस सिस्टम की बीमारी मानते हैं। बहुत सारे लोगों में बाई की शिकायत दरअसल सोडियम पोटेशियम साइकिल के बॉडी में डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, या बेसिक मिनरल्स के काफी रिड्यूस हो जाने से होता है। तो बाई जो है वो ब्रॉट यू बाय वाले नहीं है, बहुत ही कष्टप्रद बीमारी है और लोग अक्सरिया इससे ग्रस्त पाए जाते हैं। शीत से इसका ताल्लुक है। पछियाओं चलने पे बाई पीड़ा नहीं देती है, लेकिन पुरवैया या शीत लहरी में बाई कुरेद के उठती है। उन्होंने इतना अब सुंदर मैं रिलेट इस्तेमाल- कर सकता हूँ। सीआरपीएफ के एक जवान ने मेरे टखने में 11वीं में पढ़ता था मैं, एक डंडा मारा था, उसकी एनिवर्सरी मनाता था मैं। तो लोग कहते थे कि पुरवैया चला है, आपका पैर इसलिए दुख रहा है। हाँ, जिस जगह पे मारा था वो 3-4 साल तक जैसे ही पुरवैया चलती थी वो फिर से बिल्कुल। उसमें मैं दर्द महसूस करता था। रिमेम्बरिंग द एनिवर्सरी। यस। वो लेकिन उन्हें बड़ा सुंदर सनी ने इस्तेमाल किया कि मेरा इंटरनेट बाई ले लिया है। हाँ। वो अच्छा लगा मुझे। अच्छा, अब आखिरी चिट्ठियाँ बाबा के जन्मदिन से जुड़ी हैं कुछ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बाबा। उसके आगे ढेर सारे इमोजीज हैं अलग अलग पेय पदार्थों के, और ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो इमोजीज हैं ये केवल दर्शनीय हैं, उपरोक्त पेय पदार्थों का सेवन शरीर के लिए हानिकारक है। दिनेश खोईवाल, भीलवाड़ा, राजस्थान। वाह वाह। और अब मैं पढ़ते हुए बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो वाला महसूस कर रहा हूँ। अनूप कुमार, मुकेश यदुवंशी, नितिन थेटे, शैंकी, नागेंद्र त्रिपाठी, कुशाग्र, सनी कुमार, अश्विनी कुमार सिंह, धर्मेंद्र, राजकुमार, चेतना, प्रदीप, अजय, अमित, रिमझिम, आनंद, सतविंदर, नित्यानंद, अजय, शीतल, सौराभ और संजय शुक्ला ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्रेम बना रहे। आहा, ओहो।
जनार्दन जी ने लिखा है, आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि सामान्य मानविकी में बाबा के अवतरण दिवस का एहसास है। वाह। पंकज जी ने अद्भुत फ्यूजन वाली शुभकामना दी अहमदाबाद से। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंध ने लब्धवा शुभम जन्म दिवसेस्मिन् कुर्यात सर्वस्य मंगलम HBD बाबा। वाह वाह। अनुज ने लिखा है कि ना आसमान से टपकाए गए हो ना ऊपर से गिराए गए हो, आजकल कहाँ मिलते हैं आप जैसे लोग, आप तो ऑर्डर देकर बनवाए गए हो। हाय तेरी तो एक शेर मुझे भी याद आ गया जो बचपन में हम लोग ग्रीटिंग में लिखा करते थे कि अंडे में बच्चा अंडे का केक, हमारा दोस्त सौरभ लाखों में एक। मिकी चौधरी ने हैप्पी बर्थडे लिख करके ये कहा है कि पार्टी तो मिलने से रही, कम से कम ये कर दीजिए कि कोई आसान सी रेसिपी ही बता दीजिए ताकि आपकी ओर से हम अपने घर पे खुद बना के खा सकें। 4 पार्टियां हैं, कोई सी भी कर लो, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये वहाँ पे इनके यहाँ नहीं है अभी चुनाव, ये बिहार में है। अच्छा, वहां पे आजकल प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। सुन लिया, मिल गई जवाब, पड़ गई ठंड। हाँ हम भी मांग रहे 2 साल से। निक्की और ऐसा नाम बदल के कुछ भी हो गया, और है तो समता पार्टी। सत्तू लो, पानी डालो, हाँ, गोला बनाओ, हरी मिर्च लो, टप से मार दो, पार्टी पार्टी। हाँ, फील लाइक बनारस। नहीं गुरु, पार्टी का पूरा बंदोबस्त है और आओ कभी हवेली पे। आ जाओ, बस यही है। ये जब चुनाव निपट जाए और थोड़ा सा ये जो तलछटा है कोविड का ये और कम हो ले, कुछ 15 मार्च और फिर ये 18-19 की होली बीत ले, एक 3 ताल गेट टुगेदर तो हमें, एक 3 ताल भोज होना चाहिए। हाँ। गेट टुगेदर तो पता नहीं कहाँ होगा, 3 ताल भोज होना चाहिए। 3 तालियों को कहीं एक साथ बुला करके भोजन आदि का प्रबंध हो। जायंट माउस के लिए मोदक की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो अब 72वें एपिसोड में ही मुलाकात होगी और फरवरी आया, फरवरी का वो आखिरी 3 ताल होगा। और हम लोग शुरुआत में अब की बार महाकवि अल्ताफ राजा को याद करना भूल गए। फरवरी के उसमें जब फरवरी, हाँ, तुम यूं मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे कि हम सफर हो तुम राह जिंदगी। राह जिंदगी में आप सभी हमारी राह जिंदगी में हम सफर रहें। और 71 की लड़ाई को भूल जाएं, 72 की तरफ देखें। 71 की लड़ाई पे बॉर्डर बनी थी ना, मथुरा दास को इसमें छुट्टी नहीं मिल रही थी। हाँ। उसी के घर में प्रॉब्लम है, और जब किसी छुट्टी और के मिली, घर में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और जब छुट्टी मिली तो जाने को तैयार नहीं था। गजब नाम अच्छा था लेकिन मथुरा दास। तो अपनी चिट्ठियां और रिएक्शंस भेजिए। आज तक रेडियो का व्हाट्सएप नंबर आप जानते ही हैं, 9953323303। इसको सेव कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, वरना 3 तालियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां अलग तरह का गॉसिप और मीम मटेरियल चला करता है 3 ताल पर, उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इसी मैसेज पे आप लिख दीजिए मैं भी 3 तालिया, 9953323303। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भी 3 तालिया, आपको ऐड कर लेंगे। और ईमेल आईडी आप जानते ही हैं, radio@aajtak.com। इस पर आप अगर लंबी चिट्ठी लिखना चाहते हैं इस पर भी लिख सकते हैं, दोनों माध्यम खुले हुए हैं। और वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। मजा आया, एंजॉय किया। शिव पे चर्चा हम लोग कर शेयर चुके करें, हैं। इसको शेयर करें। इसलिए एक चीज बस मैं कहना चाह रहा हूं जाने से पहले कि एक पूरा एपिसोड था जिसमें हमने विस्तार से शिव पे, उनके मैथोलॉजिकल एग्जिस्टेंस से लेकर के उनकी अवधारणा तक पे चर्चा की थी। 1 मार्च को मेरे ख्याल से, हालांकि हम तब तक नया एपिसोड ला चुके होंगे 3 ताल का, और 72वां एपिसोड आप सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी शिवरात्रि के करीब होते होते जब आपको और बहुत तरह की चीज़ें याद आती हैं ना कि भाई दूध चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, धतूर चढ़ाए, ई चढ़ाई, वो चढ़ाई, वो सब चढ़ाए नहीं चढ़ाए, ये वाला एपिसोड 3 ताल का जरूर सुन लें। शिव वाला ना, उसका लिंक दे देंगे, उसका लिंक डाल देंगे, एपिसोड नंबर भी बता देता हूँ। इस एपिसोड को भी आप लोग शेयर कर लें अपने दोस्तों के बीच में, दुश्मनों को तो जरूर भेजें। एक ही चीज का मुझे बस अफसोस था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि कई साथी हमारी ही तरह दुस्साहस करेंगे, हिजाब की बहस पे कुछ चर्चा करेंगे। वो प्रश्न शायद अनुत्तरित सा रहा। क्या आपको लगा कि हम लोग बहस को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं और वो व्यवहारिक नहीं है, सैद्धांतिक है जो हम लोग कह रहे हैं? कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें हल, और कैसे देखते हैं आप इसे? इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि भाई साहब बालों से खिजाब चला जाता है लेकिन हिजाब नहीं जाता। ये बहुत मुश्किल सवाल है और इस पे आप लोग अपनी राय शुमार। और राय इस पे किस्से चाहिए, कीर्तन और मानस के किस्से। बिल्कुल। मैं जब गांव के बुजुर्गों के पास बैठता हूं, हमने तो कुछ नहीं सुनाए हैं, उनके पास इतने किस्से होते हैं मानस से जुड़े हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बार पाठ हुआ है ना, हर बार कुछ ना कुछ निकलता है। तो वो अगर आपके पास किस्से हों तो वो भी शेयर कीजिएगा।
बहुत सारे अवसर होते थे, जैसे मकर संक्रांति पे मानस का पाठ हमारे यहाँ अखंड रामायण जरूर होती थी, है ना। शिवरात्रि पे अखंड रामायण हो लेती थी। फिर ये चैत की नवरात्र पूरा होती थी तो रामनवमी के दिन ये अष्टमी को बैठा देते थे पाठ, और रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ पूरा होता था। तो इस तरह के अवसर अक्सर घरों में गृह प्रवेश के समय, जिसे आप शहरों में हाउस वार्मिंग कहते हैं, वो रामचरितमानस का पाठ होता था कि गृह प्रवेश की पूजा हो गई, घर में आ गए, रहने लगे, उसके हफ्ते 10 दिन बाद अखंड रामायण का पाठ, कि रामचरितमानस के पाठ से उस पूरे परिवेश को कैसे और शुद्ध और ये कर दें। और बहुत कमाल का सोशल कनेक्ट वो होता था। जहाँ आपने घर बनवाया है वहाँ पे 10, 12, 15 घर पहले से एग्जिस्ट करते हैं। शर्मा जी हैं, चौधरी जी हैं, चतुर्वेदी जी हैं, ना ठाकुर साहब भदौरिया जी हैं, ना गुप्तार बाबू हैं, ना पासवान हैं, ई हैं, वो हैं, ना अली मियाँ हैं, सब जितने भी हैं सब दाएं बाएं कहीं कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक सुंदर कोलाज मैं सोच रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होता कि इतना डेमोक्रेटिक हो डेमोग्राफिकली। प्राय एक ही ऐसे होते हैं कि भदौरिया हैं तो उनके बाद में परिहार होंगे, तोमर होंगे, इस तरह के टाइटल ज़्यादा होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप घर में आ गए, उस दिन लोग कथा पूजन में आए, लेकिन आप भी सबको अटेंड करने में लगे हुए थे, और प्रायः गृह प्रवेश में लोग अपने रिश्तेदारों से घिरे हुए होते हैं, क्योंकि पापा, जीजा, फूफा कई लोग देखने आए, हाँ बनवाया तो अच्छा है, ये जीने के ऊपर बेटा फाटक जरूर लगवा देने, बंदर उंदर ने चोर का भी खतरा है। हाँ, यदि इस तरफ आप थोड़ा सा मसाला लगवा के केवल सीमेंट का कांच लगवा दीजिए तो बंदर नहीं आएंगे। नहीं, आज समझ लीजिए कि मिर्चा, गेहूँ सब नाश करते रहेंगे लोग। तो इस तरह का बहुत रायता चल रहा था गृह प्रवेश में। जब रिश्तेदारों से आप निपट लेते हैं, हाँ ठीक बाबा ये वाला ना कैरेक्टर आप लॉन्च कर दो, ये बहुत चलेगा ही। अब ये हो जाता है बीच में कि बाबा कौन से है। जितनी बार ये एंट्री मारते हैं ना, ये बढ़िया है। ये वो वाला है जो राजू श्रीवास्तव बोलता था ना कि जब एक मुंबई का भाई कथावाचक बन गया है और वो कथा सुना रहा है मुंबईया भाषा में, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर आपत्ति करता था, ये वो व्यक्ति महोदय मुझे कंठस्थ हाँ, वो तो बुजुर्ग है, देखिए आपसे त्रुटि हो रही है। हाँ, वो बुजुर्ग है। हाँ, मैं तो यहाँ पे संजय की तरह केवल देख रहा हूँ, वो बुजुर्ग है। हाँ, है ना। तो कंठस्थ में कहता है इनको किनारे पिनाए, टॉर्च मार दो इनको, टॉर्च मारे कौन है ना। तो ये बहुत क्लास, मतलब सोशलाइजिंग का, हाउस वार्मिंग का एक कमाल का तरीका होता था कि रामचरितमानस के बहाने क्या होगा, 24 घंटे के पाठ में इन परिवारों के बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, साथ में उद्यापन पाठ करेंगे, साथ में भोजन पानी होगा, चाय पे बहुत सारी चर्चाएं होंगी। वो प्लास्टिक की और उसके पहले वो बिनी वाली लोहे के फ्रेम वाली जो कुर्सियां आती थी, या फोल्डिंग वाली लाल सफ़ेद तार से बिनी हुई कुर्सियां आती थी, जिनको लोग भूल चुके हैं, उन पे बैठ के बहुत सारी चाहते। हाँ नहीं वो बड़े भाई साहब SDM हैं, ये नहीं वो बांदा में उनकी बिटिया 30 की हो गई है। हाँ, क्या लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए बिटिया को करा दिया इन्होंने AA में B.Ed, लड़का नहीं योग्य वर भाई साहब। अच्छा, एक दो मिले भी, नशेड़ी है, कुछ कर नहीं रहे हैं, उचित नहीं, बहुत संकट है। आप देखिएगा आपके, नहीं भाई साहब इस बारे में बात करेंगे, आप एकदम परेशान मत। तो ये जो रायता है ना, मैं सोच रहा हूँ ये वाला एक नया पॉडकास्ट बाबा लॉन्च करते हैं। नहीं फिर 3 ताल वालों के साथ बाबा कॉलिंग बाबा। हाँ, बढ़िया है, नाम भी बढ़िया है। 3 ताल वालों के साथ बेईमानी नहीं हो सकती। अरे साइड में चलेगा वो। ये गोदाम है वो, छोटा छोटा 5-5 मिनट। ठीक है, तो कीर्तन और मानस के किस्से सुनाइएगा, और वो एपिसोड नंबर 21 है जिसमें शिव पर, महादेव पर, जिसमें क्या बात है, शुभांग 21वां एपिसोड सुन करके और साथ में महिला दिवस पर भी बात है, वो 8 मार्च को आया था। क्या बात है, तो उसको सुनिएगा, वो बढ़िया एपिसोड हुआ है। 5, 3, 8, हाँ, 2, 1, 3, शिव के नेत्र 3, पंडित जगन्नाथ चंद्रकांत। और हमारे नंबर में भी, मोबाइल नंबर में भी कई बार 3 है। हाँ, हमारा तो नाम ही, हाँ, 3 ताल ही है। 3 ताल। ठीक है, तो 2, 1, 3। अब अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।